Hey everyone, this is Shalini Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video जैसे कि आप देख सकते हो from the main heading itself कि हम begin कर रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का लिटरेचर पोर्शन का क्विक रिविजन विथ द MCQs। तो हम डिस्कस करने वाले हैं द MCQs, important questions, as many as possible, and also the summary, the revision of the first chapter that has a letter to God as the lesson, the poems dust of snow, fire and ice। तो इन सभी की समरी हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी के MCQs देखने वाले हैं, बिकॉज फॉर दिस टाइम फर्स्ट टर्म में आपके MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो इट्स लाइक आप अगर समरी पढ़ लेते हो एक बार, इट वुड बी अ क्विक रिवीजन और उसी पे बेस्ड हम बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा आपका प्रिपेयर। नाउ अगर हर एक चैप्टर, हर एक पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, देन यू हैव टू गो एंड वॉच द वीडियो जहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है ऑफ ऑल दीज। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंडली, जितनी भी पोएम्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर में दैट इज 2 पोएम्स, इनकी लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं दैट ऑल्सो यू कैन वॉच इन वन शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल फाइंड द वीडियो। नाउ लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम और हम बिगिन करते हैं विद द समरी ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज अ लेटर टू गॉड। अब कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड हैं, मीन्स आपको ये फैक्ट्स पता होने ही चाहिए, साथ ही साथ एग्जैक्टली चैप्टर में क्या हो रहा है या फिर लेसन में क्या चल रहा है, एंड व्हाट डू यू गेट टू अंडरस्टैंड द थीम, द मैसेज कन्वेड। तो सबसे पहले तो हम बिगिन कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है। अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. Fuentes। ठीक है, तो आपको ऑथर इसीलिए ध्यान में रखना है बिकॉज यू नेवर नो आपको क्वेश्चन आ जाए हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। अब बिगिनिंग में तो बड़ा आसान लगता है, बट जैसे ही पूरी बुक कंप्लीट कर लोगे और सारे ऑथर, सारे पोइट्स के नाम होंगे, देन इट विल बी कंफ्यूजिंग। तो ऐसे एक एक करके यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो सबसे पहली बात, अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. Fuentes। दिस इज अ स्टोरी ऑफ फर्म, अनवेवरिंग और अनडेविएटिंग। आपको मिल गए यहाँ पे तीनों वर्ड्स बिकॉज इफ़ यू हैव टू सी क्वेश्चंस, मैंने पहले ही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन। देन हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है जो CBSE ने रिलीज किया था फॉर दिस ईयर, फॉर लास्ट ईयर इनफैक्ट। तो इसीलिए आपके पास वहाँ पे ना एक क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि वो क्या बेस्ड भी हमें प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पर अगर आपको एक लाइन में थीम देनी है, इट्स ऑल अबाउट अ फार्मर। ठीक है, एक किसान है जिसका नाम है लेंचो और इसके जो एक्सट्रीम फेथ है लेंचो का इन गॉड, भगवान में जो इसका फर्म फेथ है, अनवेवरिंग, अनडेविएटिंग, यानी जिसे कोई भी नहीं हिला सकता, ऐसा जो विश्वास है लेंचो का इन गॉड, उसी पे बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। He writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos। क्या कर रहा है ये? A letter to God का मतलब ही ये है बिकॉज लेंचो को भगवान में इतना भरोसा है कि जब उसके क्रॉप्स जो है वो पूरी तरीके से, जो फसल है पूरी खराब हो जाती है, क्यों खराब होती है अभी हम डिटेल देखेंगे, तब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है दिमाग में, दैट इज होप दैट गॉड इज गोइंग टू हेल्प हिम। तो हेल्प, यू नो, टू गेट दैट हेल्प फ्रॉम गॉड, वो क्या करता है, ही डज अ स्ट्रेंज थिंग, दैट इज वो लिखता है लेटर टू गॉड। और लेटर में क्या मेंशन करता है कि उसको कितने पैसों की जरूरत है, 100 पेसोस की। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। G.L. Fuentes ऑथर है। इट इज अबाउट द एक्सट्रीम फेथ ऑफ लेंचो, जो कि है फार्मर, मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, और फिर उसने एक लेटर लिखा है टू गॉड जिसमें पूछा है 100 पेसोस के लिए। नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। लेंचोज हाउस वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, सबसे पहली चीज, लेंचो जो है जिस वैली में रह रहा था, वैली का मतलब द लो लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स और हिल्स विच ऑफन हैज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, बिल्कुल लो लैंड होता है, तब बहुत ज्यादा हिल साइड नहीं होता, और वहां पर क्या होता है, ज्यादातर रिवर फ्लोइंग आपको दिख जाएगी। ऑल्सो इन दिस चैप्टर ऑल्सो मेंशन है कि रिवर ऑल्सो कुड बी सीन फ्रॉम लेंचोज हाउस। तो लेंचो का अकेला घर था नंबर 1, सिर्फ एक ही घर था उस वैली में जिसमें लेंचो रहते थे। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कैसी हिल थी भाई? लो हिल थी, ज्यादा हाई हिल्स नहीं थी ऑब्वियसली, और उस लो हिल के टॉप पे, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, तो अगर ये हिल है तो ये जो टॉप पॉइंट होगा इसे क्या कहोगे, क्रेस्ट कहोगे। तो उस टॉप पॉइंट पे लेंचो का घर था जो कि अकेला घर था वैली में। देन फ्रॉम वेयर अ रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जहां से क्या क्या दिख रहा था, एक नदी दिख सकती थी, रिवर, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और एक बिल्कुल खेत है, फील्ड है जहां पर जो कॉर्न है, कॉर्न की खेती करते थे कौन, लेंचो। सो विच क्रॉप ही यूज्ड टू गो
कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर राइप कॉर्न डॉटेड विद, डॉटेड का मतलब क्या होता है, हर जगह आपको पीले पीले फूल दिखेंगे, डॉटेड विद द फ्लावर्स विच ऑलवेज रिजल्टेड इन अ गुड हार्वेस्ट। तो ऐसा है कि अगर ये पूरी फील्ड है तो हर जगह फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया है कि डॉटेड विद। अब इसका मतलब ये नहीं है फ्लावर्स डॉट के शेप के हैं या फ्लावर्स बड़े छोटे थे, नहीं, डॉटेड का मतलब होता है कि फ्लावर्स जो है वो हर जगह बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे, ठीक है। रिजल्टेड इन अ गुड हार्वेस्ट, हर साल अच्छी फसल मिलती थी लेंचो की फील्ड से। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, यू मस्ट नो इट, बिकॉज आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्वेस्ट, या मैच द फॉलोइंग, जो भी मीनिंग्स हैं विद द वर्ड हार्वेस्ट, ठीक है। सो हार्वेस्ट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग द ग्रेन, फ्रूट एक्सेट्रा, जो फसल लगी है उसको जब कलेक्ट किया जाता है ना फाइनली, उसे कहा जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है, और जो फसल निकलती है, जो मिलती है, उसे कहते हैं हार्वेस्ट। डन, ऑल राइट। For a good harvest, this time a downpour, that is a heavy sudden fall of rain, बहुत तेज एकदम से जो बारिश होती है ना, उसे डाउनपोर कहते हैं। तो इस बार अगर फसल अच्छी चाहिए थी हमेशा की तरह, तो किसकी जरूरत थी, बहुत तेज बारिश होने की जरूरत थी। अब कई बच्चे बोलते हैं मैम वहाँ रिवर थी तो बारिश की क्या जरूरत है, कम ऑन, वो फसल में जो है बारिश तो चाहिए ना, राइट। तो आपको वहां नहीं जाना है कि रिवर कैन बी सीन लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है रिवर वॉज देयर विथ फुल वाटर बट लेंचो कुड नॉट यूज इट, कुछ नहीं मेंशन किया है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दैट वन लाइन। बस ये ध्यान में रखना है कि फील्ड में अच्छी हार्वेस्ट के लिए दिस टाइम गुड डाउनपोर यानी अच्छी बारिश की जरूरत थी, और एटलीस्ट अ शार या फिर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती तो चल जाता। He spent the entire morning gazing at the sky in the northeast direction. किसकी बात हो रही है, ही मतलब लेंचो। पूरी सुबह बारिश के इंतजार में वो कहाँ पे देख रहा था, ही वॉज गेजिंग, ही वॉज स्टेयरिंग, कॉन्स्टेंटली वो देख रहा था स्काई में, आसमान में, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। ये एक और क्वेश्चन है विच कैन डेफिनेटली कम। सो नॉर्थ ईस्ट में वो देख रहा था, भाई यहाँ से बारिश हो सकती है। लेंचो कॉन्फिडेंटली टोल्ड हिज वाइफ हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और यहाँ पर बीच बीच में आपको जो पूरी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन है वो आपको अगर देखना है तो यू हैव टू वॉच द कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जिसकी लिंक मिल जाएगी, बट अभी हम मेजर पॉइंट्स देख रहे हैं। सो अगर मैं आपको आगे जाके क्वेश्चंस कराती हूँ, इफ यू कांट सी दैट इन समरी, तो कीप इन माइंड ये एक समरी है, ठीक है, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपका पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। सो यहाँ पर ये है कि लेंचो कहाँ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बिकॉज उसको बारिश की उम्मीद थी कि अब बारिश होगी तो अच्छी फसल मिलेगी। लेंचो बहुत कॉन्फिडेंट था, ठीक है, तो ही वॉज नॉट लाइक कि अरे इस बार तो कुछ नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंट था कि बारिश होगी। एंड ही टोल्ड हिज वाइफ, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, लेंचो की वाइफ, जो क्या कर रही हैं, सपर प्रिपेयर कर रही हैं। व्हाट इज सपर, द लास्ट मील ऑफ द डे, इसीलिए डिनर भी बोल दिया जाता है इसको। सपर का मतलब होता है आखिरी दिन का खाना, वह उसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे, सो दैट वुड बी द सपर। दैट इज गोइंग टू रेन, और कॉन्फिडेंट था लेंचो कि बारिश होगी। Lencho's older boys were working in the field and the smaller ones were playing. Next question. लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे, बड़े बच्चे खेलते नहीं है, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है आपको। बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो हैं लेंचो के वो खेल रहे थे घर के पास, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेंचो के ओल्डर बॉयज जो हैं, जो एल्डर बॉयज थे बड़े, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो यंगर बॉयज थे दे वर प्लेइंग नियर द फील्ड। सो डेफिनेटली लेंचो हैज लाइक मोर देन 4 चिल्ड्रन बोल सकते हो, डेफिनेटली मोर देन 2 तो बोल ही सकते हो, बिकॉज ओल्डर बॉयज लिखा है देन स्मॉलर वंस लिखा है, ठीक है। During the meal, as per the Lencho's prediction, big drops of rain began to fall and the weather became pleasant. और आ गई खुशखबरी भाई, गुड न्यूज़। वो क्या है कि जैसे ही ये लोग खाना खाने बैठे, बहुत बड़ी बड़ी यानी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है इट स्टार्टेड फॉलिंग, यानी बारिश होने लगी, और वेदर हो गया बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो कि हमारा हम सबका एक फेवरेट वेदर होता है, राइट। सो लेंचो ने जितना प्रिडिक्ट किया था, यानी पहले से ही सोचा था, उसकी उम्मीद के हिसाब से चलो बारिश तो हो गई। Lencho went out to feel the pleasure of the raindrops on the body and told his family that the raindrops are new coins. और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, लेंचो वो सो हैप्पी कि वो घर के बाहर गया टू फील दोज रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, ताकि वो प्लेजेंट वेदर, वो रेन ड्रॉप्स, जो खुशी होगी उसको, वो फील करने गया था। अब उसने कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ, सिक्कों के साथ, यानी मनी के साथ। क्यों किया है भाई, एक तो क्या कंपैरिजन किया वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत कंपैरिजन है यहाँ पे। सो सबसे पहले तो जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थी, उनको कॉइन से कंपेयर किया गया है। क्यों, बहुत ईजी है, बारिश होगी तो ही हार्वेस्ट अच्छा होगा, हार्वेस्ट अच्छा होगा तो लेंचो क्या कर सकता है भाई, एक तो वो उसकी फैमिली भूखी नहीं रहेगी, दूसरी बात उसकी हेल्प से वो बाकी के खर्चे भी कर सकता है, पैसे आ जाएंगे उसके पास बिकॉज ऑफ दैट गुड हार्वेस्ट।
तो गुड हार्वेस्ट मीन्स अल्टीमेटली पैसे, मनी, राइट, जो कि हेल्पफुल रहेंगे फॉर लेंचोस एंड लेंचोस फैमिली। तो इसीलिए न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया। सो इफ यू गेट लाइक अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कि भाई क्यों न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, बिग ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड विद 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और लेंचो ने क्या बोला है, जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट पीस यानी कि कॉइन से कंपेयर्ड हैं, और जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेस से कंपेयर्ड हैं। तो क्या ध्यान रखना है, रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, बिग वाला 10 सेंट, स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट्स। As these raindrops will lead to a good harvest and finally good earnings। ठीक है, तो ये रहा आपके पास रीजन क्यों कंपेयर किया गया है कॉइन्स के साथ, बिकॉज इन्हीं की वजह से अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा एंड अल्टीमेटली अच्छी अर्निंग होगी। लेंचो वॉज कंटेंट यानी लेंचो वॉज सेटिस्फाइड to see the ripe corn with its flowers which looked as if it was covered with a curtain of rain। और वो खुश हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, चलो भाई बारिश हो गई, अब अच्छी फसल उगेगी तो इस साल का भी कोई इशू नहीं है, तो वो खुश था। और वो क्यों खुश था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कर्टेन ऑफ रेन, जैसे बारिश का एक पर्दा हो, कर्टेन हो, और उससे पूरी तरीके से फील्ड जो है वो कवर्ड है। तो बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन यहाँ पे किए गए। बट अनएंटिसिपेटली मतलब जो नहीं सोचा गया हो, एंटिसिपेट नहीं किया गया हो। A strong wind began to blow, बहुत तेज विंड, आंधी चलने लगी। And very large hailstones began to fall which resembled new silver coins। और एकदम से ओले गिरने लगे, हेल स्टोन्स गिरने लगे। और क्योंकि ओले अगर आप ध्यान से देखो, सभी ने देखा होगा, तो इस तरीके के दिखते हैं ना छोटे छोटे ओले, ऐसा लग रहा था कि सिल्वर कलर के कॉइन्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कॉइन्स रेन ड्रॉप्स को बोला है, सिल्वर कॉइन्स से किसको कंपेयर किया गया है, हेल स्टोन्स को। लेंचोस चिल्ड्रन स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्रोजन पर्ल्स। और ये जो हेलस्टोन्स होते हैं दिखते कैसे, मोती की तरह, राइट। और फ्रोजन क्यों, क्योंकि वो वाटर नहीं है, दे आर फ्रोजन, ठीक है ना, जमी हुई हैं। तो इसीलिए जो बच्चे थे लेंचो के वो एकदम से भागे बाहर ओले कलेक्ट करने के लिए, जो एवरीबडी डज, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हेल स्टोन्स थे उनको न्यू सिल्वर कॉइन्स, और इन्हीं हेल स्टोन्स को फ्रोजन पर्ल से भी कंपेयर किया गया है। Hail rained on the house, garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley for an hour। 1 घंटे तक हेलस्टोन की बारिश हुई है। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर वन इज कहाँ पे हुई है भाई हेलस्टोन की बारिश, घर पर, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड में, हर जगह, पूरी वैली में। तो पूरी वैली में क्या क्या होगा, ऑब्वियसली लेंचो का घर, लेंचो की फील्ड, वहां पे गार्डन भी है, वैली तो है ही, साथ ही साथ कॉर्नफील्ड भी बोल दिया, यानी जहां पर फसल थी जो लेंचो ग्रो करते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इमेजिन करो ऐसे हेलस्टोन की बारिश हो रही है, ठीक है, फसल पे, तो क्या हो जाएगा, पूरा व्हाइट ऊपर से दिखेगा ना, ऐसा लगेगा कि किसी तो व्हाइट चीज से कवर्ड है। अब यहाँ पर हेलस्टोन्स, इतनी ज्यादा हेलस्टोन्स की बारिश होने की वजह से क्या लग रहा है, ऑब्वियसली व्हाइट तो है ही, बट इट इज नॉट स्वीट, अच्छी बात नहीं है, उसकी वजह से पूरी फसल क्या हो जाएगी, खराब। तो इसीलिए सॉल्ट से कंपेयर किया है, क्योंकि अगर खाने में जो नमक है वो स्वाद अनुसार हो, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हो तो परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो जाता तो खाने का टेस्ट क्या हो जाता है, खराब। सिमिलरली अगर नॉर्मल हेलस्टोन्स गिरते थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मे बी 2 to 3 मिनट्स के लिए, तो इट वाज ओके। पर 1 घंटे के लिए भयंकर हेलस्टोन की बारिश हुई, पूरी तरीके से फसल खराब हो गई, तो ये क्या था, इट वॉज नॉट स्वीट। इसीलिए बोला गया है दैट इट वॉज लुकिंग लाइक एज इफ जो फील्ड है इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, नॉट शुगर। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रिजल्ट वॉज नो लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। फाइनली क्या रिजल्ट था, फील्ड में जितने भी पेड़ थे उसमें एक भी पत्ती नहीं थी। देन द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी कॉर्न की, ठीक है, जो क्रॉप था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी बिल्कुल हार्वेस्ट नहीं मिलने वाली इस बार अच्छी। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द फील्ड वॉज डॉटेड विथ फ्लावर्स, राइट, पढ़ा हमने बिगनिंग में, अब वो फ्लावर्स भी जा चुके थे। आफ्टर द स्टॉर्म हैड पास, लेंचो टोल्ड हिज सन्स दैट अ प्लेग ऑफ लोकस, लोकस क्या होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, स्वार्म्स यानी ग्रुप, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो इस तरीके के दिखते हैं लोकस, और इस तरीके के आते हैं अगर वो एक झुंड में, एक ग्रुप में, एक स्वार्म में, तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से फसल को खराब करके चले जाते हैं। तो लेंचो ने अपने बच्चों को बोला कि अगर एक प्लैग, प्लैग का मतलब यहाँ क्या है, प्लैग के बहुत मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट्स रिलेटेड है, कि अगर ग्रुप में बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके चले आते हैं क्रॉप्स को, वो वाला प्लैग की बात हो रही है। तो लेंचो ने अपने बच्चों से बोला कि अगर लोकस्ट का प्लैग आता है, इस तरीके से वो हमला करते ना फसल पे, तो भी शायद कुछ ना कुछ तो बच जाता। would have left more than this as the hail left nothing, because hail left nothing, कुछ भी नहीं बचा था। there was not a single crop which was left, ठीक है। और अगर लोकस्ट का अटैक होता तो एटलीस्ट वो कुछ तो छोड़ के जाते, ऐसा लेंचो ने अपने बच्चों को कहा। Lencho was disappointed and downhearted. All the hard work was in vain and they would not have anything to eat. अब लेंचो बहुत
सैड था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, सारे सैड वाले सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए। वो उस वक्त ये फील कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसका पूरी मेहनत जो है वो वेस्ट हो गई, इट वेंट इन वेन। और दूसरी बात, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होगा फॉर दैट ईयर, तो अल्टीमेटली फैमिली को जो है भूखा रहना पड़ेगा। सो ही वॉज वेरी सैड। बट लेंचोज फैमिली हैड अ होप विच वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। बट फिर भी इनकी फैमिली इतनी ऑप्टिमिस्टिक थी, इतनी पॉजिटिव थी कि इनके पास अभी भी एक उम्मीद थी, और वो थी कि भगवान से मदद मिल जाएगी, हेल्प फ्रॉम गॉड। दिस वॉज द होप दे हैड। They believe that no one dies of hunger as God can see everything, even what is deep in one's conscience. अब ये लोग जो है इतने दुखी नहीं थे, बिकॉज देवर लाइक कि कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सबके साथ रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। मीन्स दे बिलीव्ड कि कोई भी भूखा जो है नहीं मरता है, यानी भूख की वजह से कोई नहीं मरता है, नोबडी डाइज ऑफ हंगर, ऐसा वो बिलीव करते थे। सो देवर लाइक कि भगवान तो हर चीज़ देख सकते हैं। ही हैज़ गॉट द आईज, यानी जो भगवान है उनके पास ऐसी आंखें हैं जो आपके कॉन्शियंस यानी कि डीप जो आपका माइंड है, डीप सोल है, उसमें भी वो देख सकते हैं, एंड इन अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सो इफ गॉड कैन सी दैट देन डेफिनेटली ये सब तो चीज़ें उनको दिखी जाएंगी कि हम परेशानी में हैं, तो भगवान डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे। सो दे वर नॉट लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनके पास अभी भी एक उम्मीद थी कि भाई भगवान उनकी मदद करेंगे। डन, ऑल राइट। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब जैसे फर्स्ट लेवल हमें समझ आ गया कि क्रॉप्स क्यों डिस्ट्रॉय हुए, क्या हुआ, हेल स्टोन्स, एवरीथिंग, कंपैरिजन्स लेंचो के बारे में, डन। अब हम देखेंगे सेकंड लेवल कि अब लेंचो करेगा क्या, बिकॉज उसके लिए क्या है, कंडीशन बहुत खराब है, बट येस ही इज होपफुल, हिज फैमिली इज होपफुल कि भगवान जो है उनकी मदद करेंगे। नाउ लेंचो क्या थे, एक ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि लाइक एन ऑक्स, जैसे कि वो हार्ड वर्किंग होता है, एनिमल फील्ड में काम करता है बिना थके। सिमिलरली लेंचो ऑल्सो वॉज एन हार्ड वर्किंग पर्सन। तो लेंचो क्योंकि बहुत मेहनती था, इसीलिए उसको ऑक्स ऑफ अ मैन से कंपेयर किया है। ही यूज्ड टू वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो भले ही लेंचो जो है ऐसा अगर कंसिडर करो कि भाई फार्मर है, क्या ही लिखना पढ़ना आता होगा, जो कि नहीं है, ज़रूरी नहीं है, राइट। ऐसे एक पूरी तरीके से हम एक नोशन नहीं क्रिएट कर सकते इफ़ देयर इज़ अ फार्मर तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो लेंचो के केस में भी ऐसा नहीं था, वो भले ही एक ऑक्स की तरह, एनिमल की तरह काम करता हो फील्ड में क्योंकि वो मेहनती था, बट येस उसको लिखना भी आता था। तो वो क्या करता है, ही डिसाइडेड कि वो क्या करने वाला है। भाई अब आएगा, हमारे चैप्टर का नाम क्यों दिया है अ लेटर टू गॉड, उसके लिए लाइन कि वो क्या करने वाला है ऑन अ संडे, संडे के दिन एट डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब होता है वो टाइम जब मॉर्निंग में सबसे पहली सन रे आपको देखने को मिलती है, यानी सूरज की पहली किरण जो लाइट आती है उसको बोलते हैं डे ब्रेक, ठीक है। सो संडे के दिन सुबह सुबह लेंचो ने क्या किया, ही बिगैन राइटिंग अ लेटर टू गॉड। तो इसीलिए चैप्टर का नाम दिया है लेटर टू गॉड, क्योंकि उसने भगवान को ही एक लेटर लिख दिया। In the letter he mentioned that if God does not help him, he and his family would go hungry that year. और उन्हें क्या बोला कि भाई, उसने लेंचो ने भगवान को मेंशन किया कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे इस बार तो मेरी पूरी फैमिली क्या हो जाएगी, भूखे रह जाएगी। और इस तरीके से भगवान को अपनी जो प्रॉब्लम है वो मेंशन करते हैं। And what did he ask? He asked for 100 pesos in order to sow his field again for surviving until the next crop comes. और उसने मांगे 100 pesos भगवान से, इसलिए नहीं मांगे क्योंकि उसको सिर्फ पैसे चाहिए थे ताकि वो अपने खर्चे कर पाए, नहीं, उसको पैसे चाहिए थे कि भाई वो फिर से फसल उगा पाए, क्योंकि ना तो इस साल के लिए फसल है, ना ही अगले साल के लिए उसके पास कुछ सीड्स वगैरह होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो एटलीस्ट अगले क्रॉप आने तक वो कुछ कर पाता, इसलिए उसने 100 pesos मांगे भगवान से। कितने मांगे, ध्यान रखना है, 100 pesos। नेक्स्ट थिंग क्या स्ट्रेंज था लेंचो के लेटर के बारे में, वो था he wrote to God on the envelope and dropped the mail in the mail box. उसने एनवेलोप पे एड्रेस लिखते ना, जो रिसीवर का एड्रेस होगा जिसके पास जाएगा लेटर, उस पे मेंशन कर दिया टू गॉड, यानी ये भगवान को दिया गया लेटर। अब वो एड्रेस कुछ होगा ही नहीं, राइट। कोई किसी को नहीं पता कि हम भगवान को लेटर किस एड्रेस पे भेजेंगे। तो ये क्या था, एक स्ट्रेंज पॉइंट था। Now a postman in the office noticed Lencho's letter and went out to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. अब क्या होता है, जैसे ही लेंचो लेटर डाल के चले जाते हैं मेल बॉक्स में, नेक्स्ट ड्यूटी होती है पोस्टमास्टर की, सॉरी पोस्टमैन की। पोस्टमैन क्या करेगा, लेटर्स कलेक्ट करेगा और रिस्पेक्टिव एड्रेस पे वो पोस्ट कर देगा। अब जैसे ही उसने लेंचो का लेटर देखा, उस पर लिखा था टू गॉड, जो कि एड्रेस ऐसा था जो किसी ने कभी नहीं देखा, तो पोस्टमैन की हंसी निकल गई, उसको बहुत जोर जोर से हंसी आने लगी और वो चला गया अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास। The postmaster was a fat, amiable fellow person. अब जो postmaster है, the next important character of our story, वो क्या है, एक मोटू सा फैट पर्सन है और amiable यानी बहुत ही मिलनसार, sociable, cordial, एक अच्छा पर्सन जो हर किसी से हैप्पीली बात करता है, जिससे इजीली आप बात कर सकते हो, ऐसे टाइप के पर्सन थे कौन, पोस्टमास्टर, ठीक है। As he saw the letter, he broke out laughing and almost immediately turned serious. अब जैसे ही पहले पोस्टमैन ने लेटर देखा, पोस्ट मास्टर ने सॉरी,
उनका क्या रिएक्शन था, सबसे पहला रिएक्शन उनको भी हंसी आ गई, ठीक है, कि ये कैसा एड्रेस है। बट देन वो सडनली सीरियस भी हो गए। क्यों हो गए सीरियस? बिकॉज ही वॉज सरप्राइज टू सी द एक्सट्रीम एंड फर्म फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड एंड विश्ड टू हैव द सेम फेथ। क्योंकि जैसे ही लेंचो का लेटर देखा, किसने? पोस्ट मास्टर ने, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे, बहुत ज़्यादा टच्ड फील कर रहे थे वो, कि भाई कैसे किसी का इतना ज़्यादा एक्सट्रीम फेथ, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम अनवेवरिंग देन समथिंग जो फर्म है, ऐसा फेथ किसी का कैसे हो सकता है भगवान में, कि उन्होंने भगवान को लेटर ही लिख दिया। और इसीलिए वो भी ऐसा विश कर रही थी, काश मेरे में भी इतना विश्वास होता मुझे भी भगवान पे जितना लेंचो को है। तो वो बहुत खुश हुए लेंचो के फेथ को देखकर। पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स बिलीफ इंटैक्ट। और पोस्टमास्टर को ये था कि भाई अगर इसका रिप्लाई नहीं जाएगा, अगर जो भी लेटर में मांगा है लेंचो ने, अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसका जो विश्वास है वो टूट जाएगा। और वो नहीं चाहते थे पोस्टमास्टर की लेंचो का विश्वास टूटे भगवान से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लेटर को रिप्लाई जरूर करेंगे, यानी जो भी लेटर में बोला गया है वी आर गोइंग टू रिप्लाई टू दैट। After he opened the letter, he was sure that he needed something more than goodwill, ink and पेपर। अब जैसे ही वो एनवेलप खोलते हैं, लेटर पढ़ते हैं पोस्टमास्टर, उनको समझ जाता है बहुत ऐसा बोल सकते हो कि एक दिख ही रहा था, इट वॉज लाइक एविटेबल, कि क्या चाहिए भाई, सिर्फ इंक नहीं चाहिए, सिर्फ पेपर नहीं चाहिए, सिर्फ गुडविल नहीं चाहिए, यानी एक अच्छी भावना लिखने के लिए इंक और पेपर जिस पे लिखेंगे, सिर्फ वही नहीं चाहिए इस लेटर को रिप्लाई करने के लिए, बल्कि और क्या चाहिए? ही आस्क्ड फॉर मनी, बिकॉज लेंचो ने 100 पेसोस मांगे, उसको रिप्लाई नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए थे? 100 पेसोस चाहिए थे। और ऑब्वियसली पैसे भी चाहिए थे अदर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, किसको? पोस्टमास्टर को, ताकि वो उसका रिप्लाई कर सके। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और नेक्स्ट क्या होता है? पोस्टमास्टर ऐसे नहीं थे कि अरे भाई पैसे देने हैं, बंद करो भाई, रहने दो, क्या करना है, नहीं, वो सच में चाहते थे कि लेंचो का फेथ ना टूटे। ही वाज सच अ नाइस पर्सन कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम पैसे देंगे। अब कैसे? उन्होंने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, उन्होंने जो भी कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे, उनसे पैसे मांगे, और अपने दोस्तों से भी बोला कि भाई फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी ऐसी कोई मदद जो किसी जिसको मदद की जरूरत है उसको आप किसी भी तरीके की मदद कर रहे हो और उसको बताओगे नहीं कि भाई मैंने किया चलो फोटो खिंचाते हैं, भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसे कहते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो किसी का भला करने के लिए विदाउट टेलिंग द पर्सन, इसलिए भी उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे मांगे, और वो लोग बहुत खुश थे, दे वर लाइक ऑब्लाइज्ड, दे फेल्ट वेरी नाइस कि हाँ चलो हम मदद कर पा रहे हैं। तो किस किस ने मदद की? पोस्टमास्टर ने खुद पैसे दिए, एम्प्लॉइज से मांगे जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, और अपने दोस्तों से भी कुछ पैसे मांगे, और इस तरीके से वो लेंचो की अब हेल्प करेंगे। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और वो पूरे 100 पेसोस नहीं दे पा भेज पाए, ऑब्वियसली इतना कलेक्शन नहीं हुआ, बट कितना हुआ? मोर देन हाफ, यानी 50 पेसोस से तो ज़्यादा ही उन्होंने कलेक्ट किया। तो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से पढ़ना, जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं आपको डायरेक्ट दे दें 100 पेसो 70 पेसो, हो सकता है आपको परसेंटेज के फॉर्म में दे दें, हो सकता है आपको मोर देन, लेस देन हाफ ऐसा दे दें। तो आपको हर तरीके से बस ये याद रखना है 100 पेसोस, और कितना कलेक्ट किया उन्होंने? मोर देन हाफ, जो आगे जाके देखेंगे 70 पेसोस, बस वो ध्यान में आपको रखना है। डन? ऑल राइट। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और एक और नेक्स्ट चीज़ इतनी अच्छी की पोस्टमास्टर ने कि भाई लेंचो को लगे कि हाँ भगवान ने ही भेजा है लेटर, उसने एनवेलोप में पैसे तो डाले, साथ ही साथ एक लेटर डाला जिसमें सिर्फ सिग्नेचर में एक वर्ड लिखा है, यानी किसने भेजा है? ये गॉड ने, ठीक है। और इस तरीके से वो जो है इसको लेटर को मेल बॉक्स में डाल देते हैं या फिर पोस्ट करने के लिए डाल देते हैं। नाउ नेक्स्ट संडे लेंचो वेंट अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू इंक्वायर अबाउट अ लेटर फॉर हिम, और फिर से लेंचो संडे के दिन ही जाते हैं, ठीक है, अगले संडे, और जितने बजे हम जाना चाहिए, मतलब लोग जितने बजे आते हैं पोस्ट ऑफिस, उससे भी जल्दी चले गए वो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ज़रूरत थी और वो जानते थे कि भगवान लेटर भेजेंगे, और वो गए अपने लेटर के बारे में पूछने कि भाई मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। The postman handed the letter to him, and postmaster was experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. और पोस्टमास्टर क्या करते हैं भाई, जो पोस्टमैन है उसने लेटर दे दिया वो, और पोस्टमास्टर अपनी ऑफिस से बैठ के देख रहे थे लेंचो को कि लेटर मिला, और उनको खुद क्या फील हो रहा था? एक कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी उनको। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन थे जिसने एक अच्छा काम किया है किसी के लिए, और जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और वही फीलिंग कौन एक्सपीरियंस कर रहे थे? पोस्टमास्टर। Lencho was not at all surprised to see the money, but became angry when he counted the money. अब ऑब्वियसली एक्सपेक्ट क्या करो कि लेंचो देखेगा अरे भगवान ने मुझे सच में भेज दिए पैसे, कोई भी सरप्राइज्ड होगा, शॉक्ड होगा, बट लेंचो सरप्राइज्ड नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? लेंचो को भरोसा था ही
कि भाई भगवान मुझे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। यानी लेंचो को 0.00001% भी डाउट नहीं था। ही वॉज सो मच बोल सकते हो, ही वॉज सो मच इन बिलीव कि भगवान उसको बिल्कुल पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। बट वो गुस्से में आ गया जैसे ही उसने पैसे काउंट किए। क्यों भाई? Because as God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Because भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते कि आपने 100 पैसे मांगे, भगवान का कैलकुलेशन वीक है तो उन्होंने कम पैसे भेज दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? दूसरी बात, भगवान कभी भी लेंचो को ये था कि वो अपने जो भी बच्चे हैं उनके ऑन दिस अर्थ, वो किसी को भी डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, भाई इतने पैसे नहीं मिलेंगे तुमको, इतने मिलेंगे। तो लेंचो को ये तो श्योरिटी थी कि भगवान से गलती नहीं हुई है, ये जो पैसे हैं उसमें कुछ कमी है, वो किसी और रीजन की वजह से है, और इसीलिए लेंचो बहुत गुस्से में आ गए। नेक्स्ट लेंचो ने क्या किया? लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब लेंचो फिर गए विंडो पे, पेपर और इंक मांगा लेटर लिखने के लिए, एंड स्टार्टेड राइटिंग एंड ड्रॉप्ड इन द मेल बॉक्स। और लिखना स्टार्ट किया और मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है भाई, क्या लिखा अब सबको जानना है, हमें भी जानना है, पोस्ट मास्टर को भी जानना है। सो द पोस्ट मास्टर वेंट एंड रेड द लेटर विच सेड गॉड। अब क्या हुआ, पोस्ट मास्टर जल्दी से गए, लेटर निकाला कि भाई क्या लिखा है इसने रिप्लाई में, और ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसने कुछ थैंक यू लिखा हो या कुछ तो लिखा होगा, राइट, क्योंकि इतनी मदद हो गई। बट उसमें लेंचो ने क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने कितने मांगे थे? 100 पैसोस, ठीक है। ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई मैंने मांगे 100 थे, आए सिर्फ 70 हैं, यानी 30 पैसोस कम हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी के भी भेजिए 30 पैसोस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे यहाँ से इस लेटर के थ्रू मत भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो, और डिसऑनेस्ट पीपल, क्रूक्स यानी कि जो ईमानदार नहीं होते, जो पैसे ले सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, कुछ भी, ऐसे लोगों से भरा हुआ है ये पोस्ट ऑफिस। और इस तरीके से वो लेटर एंड हो गया। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। कुछ लोगों को लगता है मैम ये इनकम्प्लीट स्टोरी है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अब आपको एनालाइजेशन करने के लिए छोड़ दिया गया है कि अगर जनरली अगर आप किसी की मदद करते, आप होते पोस्ट मास्टर और लेंचो इस तरीके से रिप्लाई करता, आपको कितना लगता ना अजीब कि ये क्या है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि लेंचो थैंक यू लिखेगा या उसको लगेगा कि वाओ मेरे लिए पैसे आए, आई एम सो थैंकफुल, खुश होगा वो, नहीं। बल्कि लेंचो का जो फेथ है वो और ज़्यादा हमें अच्छे से दिखता है, क्योंकि उसने भगवान पे बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। उसने किस पे डाउट किया? इंसान पे डाउट किया कि भाई इन लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए होंगे 30 पैसोस, भगवान ने तो पक्का 100 पैसोस भेजे होंगे। तो लास्ट लाइन से ये समझ आता है हमको 3-4 चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती है। नंबर 1, अगर इफ़ यू हैव फेथ यू शुड हैव अ फर्म फेथ, या तो भरोसा करो या मत करो। अगर कर रहे हो भरोसा तो वो ऐसा होना चाहिए जैसे लेंचो का है कि भाई उसको कोई नहीं हिला सकता। दूसरी बात, जरूरी नहीं अगर आप किसी की मदद करो आपको जो बदले में थैंक यू मिले, आपको बदले में कुछ अच्छा सुनने को मिले। हो सकता है कि लोग आपको कुछ सोचे ही नहीं, आपने मदद की, लोग भूल जाएं, उसको बिल्कुल एक्नॉलेज भी ना करें, ठीक है, ग्रेटफुल भी ना हो, तो आपको दुखी नहीं होना है। तो कभी भी मदद करो इस फीलिंग के साथ मत करो कि सामने वाला खुश होगा, थैंक यू बोलेगा, नहीं। आपको ऐसा होना चाहिए बस मैंने मदद कर दी, दैट्स इट, अब मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सेम थिंग हैपन विद पोस्ट मास्टर। एंड ऑल्सो थर्ड थिंग, जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटी है ही नहीं दुनिया में, ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। दिस इज दी लास्ट मैसेज कि इंसानियत अभी भी बाकी है, अच्छे लोग अभी भी हैं, जैसे कि हम पोस्ट मास्टर को देख सकते हैं। बट बिकॉज मे बी लेंचो, एक तो था कि लेंचो भगवान पे डाउट नहीं कर सकते थे, उसको ये था कि भगवान नहीं भेजे पैसे, और दूसरी चीज ये भी है कि लेंचो को भगवान के अलावा और ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं है, उसको नहीं पता होगा कि इंसानियत है भी, इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मे बी किसी पर्सन ने मेरी हेल्प की है। सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है दैट आई हैव हाईलाइटेड। Also in between I have mentioned comparisons, ठीक है, कितने पैसे मांगे, कितने मिले, लेटर में क्या लिखा, स्ट्रेंज क्या था, सिग्नेचर क्या लिखा पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट मास्टर कैसे पर्सन थे और लेंचो कैसे पर्सन थे, और लेंचो की फैमिली के बारे में, घर के बारे में जो कुछ भी दिया, एवरीथिंग यू मस्ट नो। अब चैप्टर अच्छे समझ गए, एनसीईआरटी बिल्कुल घोल के पी ली। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं एज मेनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। So the very first question is Lencho's house can be described as। अब देखो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आपको हर एक लाइन पे क्वेश्चन बनाना खुद ही से आना चाहिए। वैसे तो मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसमें आपको हर एक लाइन पे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन आई हैव आल्सो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हेयर। क्वेश्चन बैंक जो रिलीज किया था सीबीएसई से, उसमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कैसे? आपको हर एक जो नया वर्ड दिखता है उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पर्यायवाची विलोम शब्द देखने की जरूरत है, क्योंकि इससे वोकैबुलरी तो इंप्रूव होगी। साथ ही साथ ऐसे अगर कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आ गए
फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में या सेंटेंस में बताओ कहाँ सही मीनिंग बैठ रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन। जितने क्वेश्चंस खुद फॉर्म कर सकते हो कोशिश करो, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक, देखो वैसे आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचा है, बट देन टू सपोज अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, यू शुड ट्राई टू एनसीईआरटी पे हर एक लाइन हर एक वर्ड पे क्वेश्चन बनाने की जरूरत आपको खुद भी है, यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है लेंचोज हाउस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो लेंचो के घर के बारे में हमको क्या क्या पता है वो दिमाग में होना चाहिए। पूरी वैली में एक ही घर था, हिल के बिल्कुल टॉप पे, लो हिल के टॉप पे, क्रेस्ट पे, ये चीज हमें पता है। चलो अब इस पे बेस्ड क्या क्या वर्ड्स हैं जो बैठ सकते हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। पहला है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास आपको अगर पता हो, वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास रख के देखते हो आपको बिल्कुल वो वर्ड्स बड़े बड़े दिखने लगते हैं, राइट। इसका मतलब मैग्नीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। सिमिलरली अगर कोई घर बहुत बड़ा है या कोई भी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, हम लिख देते हैं मैग्निफिशेंट। तो बिल्कुल भी नहीं, लेंचो का घर बड़ा बंगले जैसा ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। दूसरा दिया है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है। तो कोई भी चीज जो अजीब हो, जो अनकॉमन हो, जो थोड़ी ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, तो वो हो जाता है पिक्यूलियर। अब कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि लेंचो का जो घर है, कुछ ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया कि लेंचो का घर ऐसा था, दिखने में टेढ़ा मेढ़ा था, सर्कल शेप का था, ऐसा कुछ दिया था क्या, नहीं। तो वो पिक्यूलियर या स्ट्रेंज है ऐसा कुछ नहीं पता हमको, है या नहीं है, नथिंग इज क्लियर। तो ये भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट। थर्ड थिंग इज सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है एक अकेला, अलोन, ठीक है। तो सॉलिटरी का मतलब क्या हुआ, एक। अब लेंचो जिस वैली में रह रहा था उसमें कितने घर थे, एक ही घर था, वो था लेंचो का घर। तो डेफिनेटली ये क्या है, सही है। नेक्स्ट इज नाइस लुकिंग। कुछ नहीं बोला जा सकता, कहीं बताया ही नहीं है लेंचो का घर कैसा दिखता था, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। यानी एलिमिनेशन, ऑप्शन को हटाना इज द की जो आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज में, तभी आप राइट आंसर गैस कर पाओगे। तो बाकी के 3 गलत हैं और थर्ड वाला क्या है, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सॉलिटरी, ठीक है। तो आपको आंसर्स भी लिखने हैं, अगर क्वेश्चन आंसर्स तो उसमें मेंशन कर सकते हो कि लेंचोज हाउस वाज सॉलिटरी हाउस इन वैली। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द वर्ड्स मीन्स वेरी क्लोजली। अब ये जितने भी वर्ड्स दिए हैं, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, वो जो कि आपके चैप्टर में मेंशन्ड है। अब हर एक वर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। तो क्या दिया हुआ है, सपर। सपर मैंने खाने से रिलेटेड बताया था, द लास्ट मील ऑफ द डे। बोला है वेरी क्लोजली, बहुत पास, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। इंटीमेटली, चलो नहीं पता अगर इंटीमेटली, रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है, नहीं पता, हमने डिस्कस ही नहीं किया इंटीमेटली वर्ड को। देन डाउनपोर। डाउनपोर मैंने आपको क्या बताया कि बहुत एकदम से सडन तेज बारिश होना, उसे कहते हैं डाउनपोर। इट्स पोरिंग, इट्स रेनिंग, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सो डाउनपोर बारिश की बात हो गई, वेरी क्लोजली का कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या था, टॉप, बताया भी था, हिल, उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या था, लेंचो का घर, क्रेस्ट। तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट। क्या बचता है भाई, इंटीमेटली। और इंटीमेटली का मतलब भी क्या होता है, वेरी क्लोज, ठीक है। तो इस वर्ड में लिखा हुआ था कि लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी लेंचो अपने खेत को बहुत क्लोजली जानता था, बहुत अच्छे से जानता था कि भाई कब क्या फसल आने वाली है। तो इसीलिए इंटीमेटली क्या हो गया, द वर्ड जिसका मतलब होता है वेरी क्लोजली। नहीं भी पता था तो भी देखो एलिमिनेशन से हमने सॉल्व कर लिया। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर से, ठीक है। तो चैप्टर में जब आप लाइंस पढ़ोगे ना, उसमें आपको क्वेश्चन दिखेगा, एक लाइन दिखेगी कि वो गेज कर रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। कौन, लेंचो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या दिख रहे थे उसको, बहुत बड़े बड़े माउंटेन शेप के क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल, यानी कि पक्का बारिश होगी, ठीक है। सो टाइनी माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। एक तो पहली बात, माउंटेन होते हैं बड़े और लिखा है टाइनी, हो ही नहीं सकता, राइट। छोटे पर्वत हो सकता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट। देन ह्यूज माउंटेन्स। ह्यूज मतलब बहुत बड़े, और माउंटेन्स, ठीक है, जा रहा है। अगर नहीं भी आ दो चैप्टर की लाइन तो भी क्लियर हो जाएगा, चलो इसको रख सकते हैं। देन इज नैनोस्कोपिक क्लाउड्स। नैनोस्कोपिक मतलब जो कि बहुत छोटे हैं, बिल्कुल सूक्ष्म जिसे बोलते हैं, बहुत ही छोटे साइज में, उसे कहते हैं नैनोस्कोपिक। तो ये भी भैया हो गया एलिमिनेट। देन स्मॉल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। स्मॉल माउंटेन्स बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट। यानी बचा क्या, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। और यही एज इट इज आपके चैप्टर में लाइन मेंशन्ड है कि लेंचोक वाज गेजिंग लाइक एट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड ही कुड सी लाइक ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब एक एक वर्ड मैच मत करना, आई हैव नॉट रिटन द स्टोरी, बट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स आपके चैप्टर में बिल्कुल सीधे सीधे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन है, या तो नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस तरीके से आ सकता है। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज फोरकास्ट मीन्स सेम एज। अब अगर आपने ये वर्ड देखा हो, वेदर फोरकास्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि कैसा वेदर रहने वाला है, मौसम रहने वाला है, उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा मौसम होने वाला है, तब हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट। ठीक है, सो फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पहले से ही जो एक बार अनुमान लगा लिया या देख लिया। सो प्लेजर प्रिडिक्टेड ह्यूज अप्रोचिंग, बड़ा आसान है, क्या है भाई, प्रिडिक्टेड। तो अगर आपको फोरकास्ट का मतलब पता है, फिर कोई भी वर्ड आ जाए यू कैन इजीली एलिमिनेट, बिकॉज अगर आपको प्रिडिक्टेड का मतलब नहीं भी पता तो भी देखो, प्लेजर का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, अभी हमने डिस्कस किया, और अप्रोचिंग मतलब जो पास आ रहे हैं। तो ये तीनों ही वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं से फोरकास्ट से मैच ही नहीं कर रहे, तो इसलिए प्रिडिक्टेड इज द वर्ड। फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का अनुमान, तो यहाँ पर वही वर्ड यूज किया गया है। डन, ऑल राइट। Next is choose the option that correctly matches the term with their compared word as given in the lesson। अब ऐसे ना क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में बहुत मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है भी जो क्वेश्चन मार्क का, आई जस्ट शो यू क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन एक, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि जितने भी वर्ड्स दिए हैं ना, उनमें से 2 वर्ड्स के लिए आप कंफर्म हो जाओ, ठीक है, और फिर ऑप्शन से खेलो, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर मूड में नहीं है आपको थोड़ी भी चांस देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा जम्बल्ड अप कर लेते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट मेजॉरिटी मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो आपको यही पता चलने वाला है कि आप ऑप्शंस के साथ बहुत आसानी से खेल सकते हो। कैसे, अगर आपको 1-2 वर्ड तो फॉर श्योर पता हो कि इसका मतलब क्या है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हर किसी से बनना चाहिए अभी, क्यों, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया व्हाट आर द कंपैरिजंस मेड, आई टोल्ड यू राइट। तो हमें वही चीज़ें इस पर देखनी है। सबसे पहले बोला गया है रेन ड्रॉप्स। अब रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें, तो रेन ड्रॉप्स को क्या फ्रोजन पर्ल्स बोला है, नहीं भाई, फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोती जैसे, तो पानी की बूंदें तो जमी हुई होती नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। फिर है 5 सेंट्स, नहीं, हमें पता है रेन ड्रॉप्स को हम 5 सेंट्स नहीं बोल रहे थे, स्मॉल रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट्स बोला था, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स तो 5 भी थी 10 भी थी अकॉर्डिंग टू लेंचो, तो ये भी नहीं हो सकता। न्यू सिल्वर कॉइन्स, रेन ड्रॉप सिल्वर थोड़ी हैं, जो ओले गिर रहे थे वो सिल्वर थे चमकते हुए, तो इसीलिए वो थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 10 सेंट्स बिग रेन ड्रॉप्स, बचता क्या है, न्यू कॉइन्स, यानी ये तो पक्का है A का 5th होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको हटाते नहीं है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द ऑप्शंस। क्या एक ही से हमारी मदद हो रही है, तो फिर हम बाकी देखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करना। तो A का 5th होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। अब हम यहाँ देख लेते हैं A का 5th कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C में, ठीक है। तो इससे आपका हो गया काम एलिमिनेशन से। कई कबार हो सकता है कि आपको A 5th जो है वो 2 जगह दे दिया जाता, नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट पे मूव करो जो आप परफेक्टली श्योर हो कि हाँ भाई इसका आंसर तो यही होने वाला है, फिर वो ऑप्शन में देख लो कि उन दोनों में से कौन सा है। तो एलिमिनेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, MCQs में बैठ के नहीं करना, हाँ भाई 1 का 2 3 का 4 इतने में कोई 2 क्वेश्चन बना के चला जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ 1-2 श्योरिटी से मार्क कर लेने हैं, देन यू हैव टू चेक कि भाई ऑप्शन से मदद हो रही है क्या, और फिर बाकी चेक कर लो कि हाँ क्या बाकी के सही बैठ रहे हैं, नहीं तो फिर कोई मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व एवरीथिंग, ठीक है, फिर हम आएंगे ऑप्शन पे। सो A का तो 5th हो गया, चलो भाई नेक्स्ट क्या है, हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मतलब ओले। फ्रोजन पर्ल्स, हाँ बोल सकते हैं, उसी को बोला है ना फ्रोजन पर्ल्स, जो बच्चे बाहर गए कलेक्ट करने, सो यस 2 हो सकता है, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट भी चेक कर लो, 5 सेंट्स बिल्कुल नहीं, स्मॉल रेन ड्रॉप्स। न्यू सिल्वर कॉइन्स, यस न्यू सिल्वर कॉइन्स किसको बोला था, हेल स्टोन्स को, तो यहाँ 2 भी बैठ सकता है 3 भी बैठ सकता है। नेक्स्ट 10 सेंट्स बिग रेन ड्रॉप्स, नहीं हो सकता। न्यू कॉइन्स तो भैया हट गया है, तो उसको हटा ही दो, डन। अब हमारे पास 2 और 3 हो गया है, अब देखेंगे कि भाई जो भी ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट है बिग रेन ड्रॉप्स, अभी देखा बिग रेन ड्रॉप्स क्या है भाई 10 सेंट्स, तो ये हो गया 4th वाला भी कैंसिल। देन स्मॉल रेन ड्रॉप्स क्या है 5 सेंट्स, सीधा सीधा आंसर है, तो ये भी हो गया 2। एंड देन हो जाता है ओके हेल स्टोन्स, यहाँ पे फर्स्ट है, ओके देन हो जाता है हेल स्टोन्स, तो फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो गए, तो फर्स्ट और थर्ड। तो अब फर्स्ट और थर्ड में से कहाँ फर्स्ट आएगा कहाँ थर्ड आएगा वो कैसे डिसाइड करोगे, ऑप्शन से, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए 5th फर्स्ट थर्ड में से कुछ भी, देन 4th सेकंड फर्स्ट थर्ड। अब इसको हटाते नहीं है, ये रिमूव कर देते, ये हटाते नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। तो क्या है भाई 5th फर्स्ट या थर्ड कुछ भी चलेगा, 4th देन सेकंड फर्स्ट या थर्ड, देखो एक बार में वही आ रहा है, ठीक है। और कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि A का 5th है, देन B का फर्स्ट और थर्ड में कुछ है, देन C का 4th, D का सेकंड और E का फर्स्ट। तो आप पहले ही ये क्वेश्चन कर चुके थे सॉल्व, ठीक है। और इतना जो ये हमने टाइम वेस्ट किया ना, ये क्यों किया भाई, मज़ा आ रहा था, आता है तो क्या करें भाई, टाइम लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं करने का है। क्या करना है आपको सिर्फ एलिमिनेशन ऑप्शन फोकस करने का है। इफ़ इट सपोज, मैंने पहले बोला भाई एग्जामिनर इज़ नॉट इन द मूड, वो चाहते नहीं है कि आप अच्छे नंबर से पास हो, जो कि नहीं होता है, तो फिर आपको नहीं देंगे ऐसे बिल्कुल इतने इजी ऑप्शंस। हो सकता है एक कोई बेस पे आप
सॉल्व कर पाओ. सो व्हाट यू हैव टू डू इज 2-3 पे श्योर हो जाओ एंड देन जस्ट मूव ऑन टू द ऑप्शंस. डन. ऑलराइट, चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, which is the field of corn dotted with flowers means that. क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो आपको आना ही आना चाहिए. क्यों? क्योंकि डॉटेड वर्ड है ना कंफ्यूज हो जाते हैं. डॉटेड वर्ड यूज किया जाता है स्कैटर्ड के लिए. ठीक है, अगर कोई चीज फैली हुई है दूर दूर तक, ऐसा लगता है छोटे छोटे डॉट्स हैं हर चीज के. सो डॉटेड विथ फ्लावर्स मतलब जो कॉर्नफील्ड थी उस पर हर जगह फ्लावर्स बिखरे हुए स्कैटर्ड दिख रहे थे. सो नॉट अ सिंगल फ्लावर हैज बिगर देन अ डॉट. तो एक भी फूल ऐसा नहीं था जो डॉट की साइज से बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, डॉट की साइज वाली बात करनी नहीं है. तो ये हो गया भैया कैंसल आउट. द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस. फ्लावर्स पूरी तरीके से बिखरे हुए थे. यस, यही तो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. द फ्लावर्स वर इन शेप लाइक द रॉड्स. शेप पे जाने का ही नहीं है, सो जस्ट एलिमिनेटेड. एंड द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज. अगेन साइज, शेप, इसी पे बात हो रही है. तो हमें पता है भाई डॉटेड का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फ्लावर डॉट के शेप का. इतना सा फ्लावर देखा है क्या? कभी नहीं देखा. सो दैट इज नॉट द आंसर. आंसर क्या है कि फ्लावर्स हर जगह फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे. एंड द राइट आंसर वुड बी बी. डन. तो इस तरीके से आपको ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए माइंड से. कितने भी ऑप्शन आ जाए घुमा फिरा के एग्जामिनर कुछ भी दे दे, आपको इसी पे फोकस करना है. कौन सा ऑप्शन है जो फैले हुए फूल की बात कर रहा है, स्कैटर्ड अक्रॉस. डन. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following describes the correct sequence of state of mind of Lencho in the lesson. Now this is the question जो कि डेफिनेटली आपको एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग लाइंस, नाउ मेंशन कि भाई क्या स्टेट ऑफ माइंड है लेंचो का इन पर्टिकुलर लाइंस में. और ये भी तो हो सकता है आपको एक प्रॉपर पूछे कि पूरे लेसन में बताओ भाई क्या सीक्वेंस था. राइट, तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़े छोटे लेवल का ही आएगा. एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस तो वो तो इजी हो ही जाएंगे. तो आपको स्टोरी ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो क्या स्टोरी ध्यान में रखेंगे ऑप्शन हो जाएगा? नहीं. सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, बात किसकी हो रही है, एंड देन कम टू द स्टोरी पॉइंट. सो पहला कोई भी ऑप्शन पढ़ लो, सारे ही वर्ड्स देख लेते हैं भाई वही है क्या कि कहीं कहीं चेंज हुआ है. सो सी, एंग्री, डिजेक्टेड, इलेटेड, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक. Then again dejected, optimistic, hopeful, elated, angry, and similarly next options में भी वही words हैं. मतलब एक भी word change नहीं है, बस ऊपर नीचे कर दिया है. अब सारे words हम पढ़ लेते हैं. पहला है गुस्से में. ठीक है, लेंचो सबसे पहले गुस्से में थे स्टोरी में. फिर डिजेक्टेड मतलब disheartened, सैड थे, बहुत दिल टूट गया. देन elated मतलब बहुत खुश. ठीक है, यहाँ he was happy. देन होपफुल यानी उम्मीद थी. और ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव. ठीक है, अब हमें स्टोरी के बारे में ये तो पता है, पहले बिगिन होती है स्टोरी तो लेंचो वाज लाइक हाँ बारिश होगी, फसल आ जाएगी. तो ही हैड दैट होप कि हाँ बारिश तो आएगी तो हो ही जाएगी, बिल्कुल फसल हर साल की तरह अच्छी आने वाली है. देन जैसे ही बहुत तेज बारिश होती है तो खुश हो जाता है, अरे वाह बारिश हो गई, हैप्पी. देन हेल स्टोन्स खराब कर देते हैं क्रॉप, कंप्लीटली सैड, बहुत बुरा लगता है लेंचो को. देन उसके बाद भगवान का एक होप है उनके मन में, तो येस ही हैज़ दैट होप एंड ही इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल हम दोनों बोल सकते हैं. देन लास्ट में क्या होता है, पैसे कम लगते हैं, उसको लगता है चोरी कर ली एम्प्लॉयज़ ने, तो वो एंग्री होता है, गुस्से में होता है. यानी कुछ चीज़ें हैं जो हम श्योर हैं, और वो क्या है, लास्ट में तो पक्का एंग्री है. कौन? लेंचो. तो बाकी वर्ड्स अगर आपको नहीं भी क्लियर हो, एंग्री से खेल लो. तो पहला दिया हुआ एंग्री, लेंचो स्टार्टिंग में स्टोरी में बिल्कुल गुस्से में नहीं थे, तो ये तो भैया गया. डिजेक्टेड मतलब बहुत दुखी थे पहले से ही, बिल्कुल भी नहीं. इलेटेड मतलब खुश, क्या वो बहुत खुश थे, बोल सकते हैं. ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता. होपफुल, हाँ होपफुल भी बोल सकते कि बारिश होगी तो भाई हार्वेस्ट आएगी. अब इन दोनों में हमको खेलना है. तो लिखा हुआ है खुश थे फिर गुस्से में आ गए, ऐसा नहीं है. खुश थे मतलब होपफुल थे कि बारिश होगी तो अच्छा हार्वेस्ट होगा, फिर खुश हुए बारिश हो गई तो. फिर जैसे ही हेल स्टोन्स ने सब क्रॉप खराब कर दिए, 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक हेल स्टोन्स की बारिश हुई, क्रॉप डिस्ट्रॉयड, तो फिर क्या हो गया, डिजेक्टेड, सैड. देन उसके बाद वो थे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थे, या फिर होपफुल, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, इंटरचेंजेबल हैं. तो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थे कि नहीं भगवान हमारी मदद करेंगे, एंड देन गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनको पैसे कम लगते हैं. यस दिस इज द ऑप्शन. अगर एंग्री से ही खेल लेते ना तो भी आपका वर्ड जो है वो ऑप्शन सॉल्व हो जाता. अदरवाइज ऑल्सो नाउ यू नो इन शॉर्ट कि भाई लेंचो का मूड जो है वो कैसे चेंज हुआ है इन द कंप्लीट स्टोरी बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस. डन. तो इसीलिए ये हो गया आपका राइट आंसर. ऑलराइट, ओके. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको सोचने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चंस आए. अगर ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तो वो बाकी तो बच्चों जैसे लगेंगे. ऑलराइट, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स.
बताया था, ऑक्स की बात हो रही है मतलब मेहनती इंसान की बात हो रही है, कोई जो बहुत हार्ड वर्किंग है, राइट। सो इफ समबडी इज वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनत करता है, उसको हमने ऑक्स ऑफ अ मैन बोल दिया। सो लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। सो एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स इंस्पायरिंग लाइक एन ऑक्स, क्या वो ऑक्स की तरह इंस्पायर कर रहा था। वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, क्या वो ऑक्स की तरह मेहनती है। रिलायबल लाइक एन ऑक्स, की ऑक्स की तरह भरोसेमंद है। देन लेजी लाइक एन ऑक्स, ऑक्स की तरह आलसी है। तो आपको चारों वर्ड्स की मीनिंग समझ आ गए। इंस्पायरिंग मतलब somebody who is motivating you, inspiring you। हार्ड वर्क, ऑब्वियसली भाई हार्ड वर्किंग, मेहनती। रिलायबल मतलब जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, वन ऑन whom you can rely, यानी जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। और लेजी मतलब आलसी। तो बाकी तो सारे ही गलत हैं, एक ही सही है, वो क्या है, हार्ड वर्क, जो कि सीधे सीधे डायरेक्ट हमारा आंसर है। सो वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कैसे, ऑब्वियसली आपको देखो क्वेश्चन आंसर में कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। अब अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं तो एमसीक्यूज में कैरेक्टर स्केच कैसे पूछ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है भाई कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो सूटेबल हैं इस कैरेक्टर पे, कौन सा पर्सन है जो बिल्कुल उसकी तरह है, राइट। तो आपको इस तरीके से दिमाग चलाना है। अब ये एक तरीका है, क्रिएटिव वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या, आपको दे दिए हैं डिफरेंट पीपल, 4 लोग दिए हैं, समीर, राहुल, अक्षय, तनुज, ठीक है, और इनकी कुछ बातें बताई हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं। हमने इनसे बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब इनके इंट्रोडक्शन पे बेस्ड हमें देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हुज पर्सनालिटी मैचेस विद द पोस्ट मास्टर, ठीक है। सो पोस्ट मास्टर का ध्यान में होना चाहिए कैरेक्टर स्केच, और कौन सा ऐसा पर्सन है जो पोस्ट मास्टर से मैच करता है इन पर्सनालिटी, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो पोस्ट मास्टर के बारे में हमें क्या क्या पता है कि भाई वो मोटा है, फैट है, वो एमिएबल है, यानी कि बहुत अच्छा खुशमिजाज इंसान है जिसे हर कोई बात कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत काइंड है, राइट, क्योंकि उसने मदद की, किसकी, लेंचो की। और बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था या वो लेंचो को बताता है कि मैंने हेल्प की है, ठीक है। सो ही वॉज नॉट लाइक कि वो फेका फाकी करे, वो एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हमें पता है। नाउ लेट्स जस्ट रीड। समीर बोलते हैं आई लव टॉकिंग टू पीपल, ओके फाइन। पोस्ट मास्टर भी क्या थे, एमिएबल थे, बातचीत करते थे, बढ़िया इंसान थे, तो ये एक पॉइंट तो मैच कर रहा है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ठीक है भाई। आई हैव वर्कड हार्ड टू बिकम फिजिकली फिट, और मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैंने बॉडी शॉडी बना पाऊँ, मतलब फिजिकली फिट हूँ मैं। तो बिल्कुल नहीं भाई, हमारे जो पोस्ट मास्टर हैं वो तो मोटू से हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट है जो समीर से थोड़ा हटके है। तो बाकी चीज़ें मैच कर रही थी, फिजिकली फिट नहीं है हमारे पोस्ट मास्टर, ये हो गया कैंसिल आउट। देन आते हैं राहुल पे। आई एम वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ माई जॉब एंड देयरफॉर हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। आगे मत पढ़ो, यहीं पे बात खत्म। क्या लिखा है कि भैया मैं नौकरी के चक्कर में बड़ा परेशान रहता हूँ, बड़े टेंशन में रहता हूँ, इसलिए मेरा वजन ना कम हो गया, आई हैव लॉस्ट माई वेट। नहीं, हमारे पोस्ट मास्टर तो बढ़िया अभी भी फैटी हैं, तो ये हो गया कैंसिल आउट। नेक्स्ट अक्षय, आई एम अ हैप्पी पर्सन, ओके ठीक है, एमिएबल से मैच हो गया। हु ऑलवेज स्माइल्स इन एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, तो मैं ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा खुश रहता है, इवन इफ कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो। तो ये भी पॉइंट मैच कर रहा है। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट ड्यू टू दिस, और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब मैं मोटू हूँ। तो मतलब सारी बातें मैच कर रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम हटा पाएं। तो चलो भाई इसको रख लेते हैं साइड में। देन आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड एज पीपल फाइंड मी रूड and harsh, but I don't think so as I look cute and have a lean body। चलो बाकी चीज़ें नहीं भी आ रही हो समझ कि लोग इनको रूड या हार्श मानते हैं, जो हमें नहीं पता भाई। पोस्ट मास्टर को हो सकता है कोई रूड या हार्श मानता हो, नहीं है या है वो नहीं बात हो रही। फिर बोला है कि मुझे नहीं लगता ऐसा क्योंकि मैं बड़ा क्यूट लगता हूँ, ठीक है, एमिएबल पर्सन थोड़ा बहुत, एंड हैव अ लीन बॉडी। लीन मतलब बहुत ही पतले, हड्डी का ढांचा, ठीक है। तो अगर कोई बहुत पतलू सा है तो उसे बोल देते हैं लीन। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी एक ही है बंदा जो पोस्ट मास्टर से बड़ा मिलता जुलता है, और वो कौन है, हमारे थर्ड अक्षय भाई, ठीक है। तो तनुज इज ऑल्सो कैंसिल्ड। सो नाउ वी नो दैट अक्षय इज द वन हुज पर्सनैलिटी डेफिनेटली मैचेस इन सम ऑफ द अदर पॉइंट्स, किससे, पोस्ट मास्टर से। तो हमें मिल गया अपना आंसर, और वो क्या है, दैट इज अक्षय। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है भाई, डी अक्षय। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस आ भी जाएंगे तो कर ही लोगे, बट ऐसे क्वेश्चन आ गए तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो डर जाओगे, डर के मारे सोचोगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं एमसीक्यू के, जस्ट दैट ऑप्शन से खेलना आना चाहिए, एंड यू मस्ट नो कि मुझे किस पॉइंट पे बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज हाउ आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वर्ड प्लेग इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। अब हमें ध्यान रखना है प्लेग ऑफ लोकस्ट बोला है, राइट, चैप्टर में, कि भाई जितना हेल स्टोन्स ने बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज किया है उससे तो कम ही करते कौन, प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या है, इंसेक्ट, यानी कुछ ऐसा रिलेटेड, भाई बहुत ग्रुप में आते हैं इंसेक्ट्स और वो पूरे क्रॉप्स खराब करके चले जाते हैं, वो वाला मीनिंग चाहिए प्लेग का। अब पढ़ते हैं, एनी इन्फेक्शियस डिसीज दैट स्प्रेड्स क्विकली एंड किल्स मैनी पीपल। ऐसा कुछ था कि लोगों की डेथ हो गई क्योंकि एक बहुत महाभारी फैल गई, कोई बड़ी इन्फेक्शियस डिसीज फैली नहीं। तो ये क्या है, ये वाला प्लैग का मीनिंग है, बट नॉट इन दिस चैप्टर। ऐसा नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लैग, तो हम एलिमिनेट करते जाए, नहीं, ये बोला है लेटर टू गॉड से मैच करता हुआ कौन सा मीनिंग है प्लैग का, तो पहला घट गया। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ अनप्लेजेंट एनिमल्स और इंसेक्ट्स दैट कम इनटू एन एरिया एट वन टाइम। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे कीड़े, इंसेक्ट्स आते एक जगह पे एक साथ, ठीक है, मैच कर रहा है प्लैग ऑफ लोकस्ट से, तो उसको रख लो। एन इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड बाय रैट्स, मत पढ़ो आगे, ठीक है। एक तो इन्फेक्शियस डिसीज नहीं था ये, दूसरी बात कोई रैट्स नहीं आए थे, कोई चूहे नहीं आए थे हेलो बोलने चैप्टर में, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, नन ऑफ द अबव। नहीं भाई, मिल गया है हमको, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, बहुत सारे एनिमल्स या इंसेक्ट्स का आना और एक जगह पे अटैक कर लेना एट इन वन एरिया, उसे कहते हैं प्लैग। प्लैग ऑफ लोकस्ट यानी अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट केम एंड अटैक्ड द क्रॉप्स, ऐसा हो गया प्लैग ऑफ लोकस्ट। तो ये है मीनिंग जो प्लैग वर्ड हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज पोस्टमास्टर वांटेड टू कलेक्ट डैश बट कुड कलेक्ट डैश। अब देखते हैं मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, 17 पैसोस, 100 पैसोस, 70 पैसो, ओके, मतलब पैसे की बात हो रही है, तो मत पढ़ो ऑप्शन, सीधे सॉल्व कर लो। पोस्टमास्टर वांटेड टू कलेक्ट 100, चाहते तो वो 100 थे कलेक्ट करना बिकॉज उतने लेंचो ने मांगे थे, बट कुड कलेक्ट, कितने कलेक्ट कर पाए थे, 70। अब इससे खेलता हुआ ऑप्शन देख लो, कुछ कंफ्यूज नहीं किया है, 30%, 20%, कुछ भी नहीं किया है, सीधे सीधे क्या दिया हुआ है, नंबर दिया है। सो 170 देखते हैं, 70 नहीं, 170 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोर देन 1000, 70, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। तो सीधे सीधे जब पता है कि भाई किससे रिलेटेड है तो फिल कर लो एंड देन फाइंड आउट द ऑप्शन। डन, ऑलराइट। Next is Lencho wished for a downpour or a heavy shower. Pick the option that correctly lists the correct match for kinds of rain. ये है वो आपका क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करने हैं। सो ये है कि आपको डिफरेंट टाइप दे दिए हैं, अब आपको सिर्फ डाउनपोर पता है बिकॉज आपने वो पढ़ा है चैप्टर में, अब बाकी के भी दे दिए, भाई क्या करें, अब तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी, मैंने बताया ना क्या करने का है, कोई एक दो वर्ड्स में कंफर्म हो जाओ, ठीक है, एंड देन यू विल बी श्योर कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो जैसे हम पढ़ लें, हैवी रेन मतलब बाहरी बारिश, थंडरस्टॉर्म, थंडर मतलब बिजली चमकती हुई, ड्रिजल मतलब छोटी मोटी बूंदाबांदी, देन टोरेंशियल रेन मतलब एक ट्रॉपिकल रेन, नहीं पता चलो टोरेंशियल को मत पढ़ो, देन डाउनपोर हमें पता है सडनली हैवी रेन का आना, तो हैवी रेन और डाउनपोर में हम कंफ्यूज हो सकते हैं मे बी, बट थंडरस्टॉर्म तो हमको पता है ना, थंडर मतलब क्या, बिजली कड़क रही हो, राइट। तो अगर कुछ ऐसा रिलेटेड वर्ड होगा तो एटलीस्ट एक तो हम श्योर हो जाएंगे, तो इसी तरीके से को खेलना है। तो थंडरस्टॉर्म है सेकंड, लेट्स रीड द ऑप्शंस। लाइट रेन दैट फॉल्स इन एवरी फाइन ड्रॉप्स, वेरी हैवी रेन, ट्रॉपिकल रेन, इट्स कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली, रियली हैवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली इज द वायलेंट शॉर्ट लिव वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद लाइटनिंग। अरे मिल गया ऑप्शन, क्या थंडरस्टॉर्म में तो बोला था बिजली वाला, लाइटनिंग वाला, ये रहा, थंडर वर्ड भी है, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जामिनर आपकी मदद करते हैं, बस आपको ढूंढना आना चाहिए कि उन्होंने मदद की है कि नहीं की है। तो आपको ये देखना है कि सेकंड का तो भैया फिफ्थ होना ही होना है। अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो इससे तो क्लियर हो रहा है कि 2 का फिफ्थ होना ही है। अब देख लो सारे ऑप्शंस, देखो आपका डी मिल गया आपको, और ये क्वेश्चन बैंक ने दिया है, सो डेफिनेटली आपको इसी तरीके से हेल्प मिल जाती है। सो आपको क्या करना है, देखो डी पे सीधे सीधे टिक करना है, और आपके पास सारे आंसर्स मिल चुके हैं कि फर्स्ट का थर्ड होगा, 2 का फिफ्थ होगा, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का फोर्थ। सो नाउ यू नो कि भाई सेकंड का फिफ्थ है, ये हमें एक से क्लियर हो गया ना, तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो में भी आप देख सकते हो। ओवरऑल अभी आपको क्लियर हो चुका है कि भाई डी इज द करेक्ट आंसर। डन, ऑल राइट। तो इस वाले क्वेश्चंस में जब भी आपको चूज करना हो ना, तो आप एक पे बस श्योर हो जाओ एंड जस्ट प्ले विद द ऑप्शंस। व्हाट कैन लेंचो नेवर थिंक फ्रॉम द फॉलोइंग, नेवर बोला है, ठीक है, लेंचो को जानते हो, पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब क्या है जो लेंचो नहीं सोच सकता, आई होप इट रेन्स सो दैट माई फैमिली डजंट स्लीप हंग्री, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि काश बारिश हो जाए तो मेरी फैमिली भूखी ना सोए, ठीक है, बिल्कुल सोच सकता है, तो नेवर नहीं आएगा ये। इफ इट विल नॉट रेन दिस टाइम माई हार्ड विल गो इन वेन, सोच सकता है लेंचो बिल्कुल कि ऑल दिस हार्ड वर्क फॉर नथिंग, ऐसा कुछ भी लिखा है आपके चैप्टर में।
सो हाँ, ये सोच सकते हैं लेंचो। आई विश इट रेन्स अ लॉट सो दैट आई गेट रिच दिस टाइम। मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो तो मैं पैसे वाला हो जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो लेंचो लेटर में भी बहुत सारे पैसे मांगते अगर वो ऐसे लालची होते तो। सो दिस इज द थिंग विच ही इज नेवर एवर गोइंग टू थिंक अबाउट। आई नो गॉड इज विथ मी एंड आई विल गेट गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। बिल्कुल, ये तो हमेशा ही लेंचो सोचेंगे। थर्ड क्या हो गया आपका राइट आंसर। डन, ऑल राइट। Which quote supports the lesson a letter to God? अब कोट वाले क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने हैं। कोट कितने पढ़ोगे राइट? कोट नहीं पढ़ने हैं, आपको चैप्टर का थीम मैसेज पता होना चाहिए। तो कौन सा है कोट जो लेटर टू गॉड पे बेस्ट फिट होता है? लेट्स रीड दैट। होप इज द वन थिंग दैट कैन हेल्प अस गेट थ्रू द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। बिल्कुल बोल सकते हैं, फिट बैठ रहा है। होप के बारे में तो है, होप इन गॉड, होप दैट गॉड इज विथ लेंचो। सो यस, इसको रख सकते हैं। नेवर स्पेंड योर मनी बिफोर यू हैव अर्नड इट। कभी पैसे खर्च मत करो जब तक आपने कमाए ना हो, ऐसा कुछ नहीं बताया राइट? तो इसको हटाओ। ह्यूमैनिटी इज एन ओशियन, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ओशियन आर डर्टी द ओशियन डज नॉट बिकम डर्टी। हाँ सही है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटी है ही नहीं, कुछ लोग खराब हो, जरूरी नहीं सभी खराब हैं। हाँ, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स, या लेंचो ने जो सोचा कि यहीं के लोगों ने पैसे चुराए होंगे, ये जरूरी नहीं, आपको हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो हाँ, ये भी फिट बैठ रहा है। फेथ इज ऑल अबाउट बिलीविंग, यू डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन बट यू नो इट। यस, लेंचो नहीं पता था कैसे क्या होगा, बट उसको पता था कि भगवान मदद करेंगे। सो फर्स्ट सी और डी ये सही लग रहे हैं, बी तो बिल्कुल नहीं है। तो जिसमें भी बी है उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? सपोर्ट्स, और फिर ए सी डी हमारा ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी। तो बी फर्स्ट में है, सी में है, कैंसिल। अब है सी डी, ए सी डी, मिल गया भाई। तो डी क्या हो गया? ए सी डी, यानी फर्स्ट थर्ड फोर्थ बेस्ट फिट हैं, कोड सही हैं, जो कि इस चैप्टर पे परफेक्टली सूटेबल हैं। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल द ब्लैंक। कैन फिल द ब्लैंक, यहाँ पे क्या आ सकता है? अब बंच ऑफ क्रूक्स पढ़ लिया, अब बंचों पे कुछ भी आ सकता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, तो वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन दैट, आप वीडियो देख लेना। सो अ बंच ऑफ बर्ड्स, आइलैंड्स, बनानास, शूज, आपको पता होना चाहिए। बर्ड्स के लिए होता है फ्लॉक, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। देन आइलैंड्स के लिए होता है आर्कीपेलागो, कलेक्टिव नाउन। बनानास के लिए यस, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, सब होता है। शूज के लिए होता है पेयर ऑफ शूज। तो आंसर क्या है? बनानास। अब अगर आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स पढ़ने हैं, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल, दैट आल्सो आई लिंक, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। डन, ऑल राइट। Next is what response was the postmaster expecting in the letter written by Lencho after he received the money? क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे पोस्टमास्टर कि भाई थैंक यू बोलेगा, खुश होगा राइट? तो कौन से भी जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे वो होगा पोस्टमास्टर का एक्सपेक्टेशन। सो डिजेक्टेड मतलब पोस्टमास्टर एक्सपेक्ट करेंगे कि लेंचो दुखी हो जाएगा, नहीं। ग्रेटफुल, हाँ। थैंकफुल रहेगा, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंग्री, गुस्से में आ जाएगा, नहीं। इलेटेड, खुश रहेगा, यस। सो सेकेंड और फोर्थ आपका सही ऑप्शन है, या कह लीजिए फर्स्ट और थर्ड नहीं आना चाहिए। सो ए कैंसिल, बी में थर्ड आ गया, सी में सेकेंड और फोर्थ नहीं, थर्ड आ गया कैंसिल, डी हो गया आपका आंसर। सेकेंड एंड फोर्थ आर दी करेक्ट आंसर्स। तो इस तरीके से एलिमिनेट करना सीखो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट इज सीन इन विच इमेज। ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब ऐसा दिया है कि लेंचो ने स्टैंप लिया और अपनी मुट्ठी से, ब्लो ऑफ अ फिस्ट उसने स्टैंप लगाया, यानी ये स्टैंप लगाया, अब ऐसे ठक 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 करके नहीं चिपकाते, उसे कहते हैं ब्लो ऑफ फिस्ट। सो पहले में क्या दिया है? फिंगर से चिपका रहे हैं। दूसरे में क्या दिया है? पाम से चिपका रहे हैं। थर्ड में दिया है फिस्ट, मुट्ठी से। फोर्थ में तो भैया मुक्का ही मार रहे हैं, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ब्लो ऑफ फिस्ट बहुत अच्छे से दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इसको क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। तो ऐसे इमेज वाले क्वेश्चंस के लिए भी आपको अगर चैप्टर का मतलब पता है, वर्ड्स का मतलब पता है, देन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वन इज लेंचोस सेकेंड लेटर इंक्लूडेड। लेंचो के दूसरे लेटर में क्या क्या था? डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल नहीं। हिज ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी, अपनी पैसे के लिए थैंकफुलनेस, बिल्कुल नहीं। लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, यस। तो लेंचो ने सेकंड लेटर में क्या दिया था? भाई जो बचे हुए 30 पैसों हैं वो मुझे भेज दो। सो लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स इज द राइट आंसर, अगर बाकी का ऑप्शन हम पढ़ें। अगर लिखा होता कि समथिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज तो भी हम थोड़ा बोल सकते थे, बट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बोल दिया है। सो यस, डी क्या है? सही आंसर है, बस सेकेंड लेटर पढ़ लेना, फर्स्ट लेटर नहीं बोला है। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन। पता है हमें बहुत सारे थीम्स, मैसेज क्या है? लेट्स रीड द ऑप्शंस। यू डू नॉट हैव टू बी रिच टू बी जेनरस। आपको किसी की मदद करने के लिए पैसे वाले होने की जरूरत नहीं है, हाँ सही है। विदाउट फेथ अ मैन कैन डू नथिंग, विद इट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
फेथ के बिना मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब अगर आपको किसी में भरोसा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर भरोसा है तो बहुत सी चीजें कर सकते हो। हाँ, ये भी मैसेज कन्वेड है। रियल जनरोसिटी इज डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन हु विल नेवर फाइंड आउट, राइट। अगर आप सच में मेहनत किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उस पर्सन को कभी पता नहीं चले तो भी चलेगा कि मैंने मदद की है, यानी आई डोंट वांट कि वो मुझे थैंक यू बोलने आए। सो यस, दिस इज ऑल्सो द राइट वन। तो अगर आप ऑप्शन पढ़ते जाओ और चैप्टर से रिलेट करो, आपको समझ जाएगा क्या कन्वेड है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द मैसेजेस कन्वेड, तो डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोस्टमास्टर। नॉट, ध्यान में रखो, नॉट तो हमेशा वैसे कैपिटल में आता है आपको क्वेश्चंस में भी, बट ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कौन से हैं जो भाई एडजेक्टिव्स आप पोस्टमास्टर के लिए यूज नहीं कर सकते। एफेबल, एफेबल का मतलब ही होता है एमिएबल, यानी जो बहुत मिलनसार होते हैं। सोशिएबल, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, मिलनसार। इनकंसिडरेट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। और कॉर्डियल, कॉर्डियल भी क्या है, बहुत अच्छा है। सो कॉर्डियल मतलब अच्छे से मिल के बात करना, ज्यादा ऐसे ना एटीट्यूड दिखाना, ना गुस्से में रहना, कुछ नहीं। सो एमिएबल के सिनोनिम्स हैं एफेबल, सोशिएबल और कॉर्डियल, तो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स भी मिल गए। और इनकंसिडरेट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा विच कैन नॉट बी यूज्ड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एक अनबन दिखाई गई है इस पूरे चैप्टर में। एक तो है नेचर और ह्यूमन के बीच में, राइट, जो हेलस्टोन हो जाता है और लेंचो। दूसरा है ह्यूमन के बीच में, मदद की जिन्होंने, उन्हीं को उसने क्या बोला कि भाई यही डिसऑनेस्ट लोग हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुराए होंगे। सो बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एंड बिटवीन ह्यूमंस। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड हिज माइंड, नहीं। ह्यूमंस एंड नेचर, येस, अमंग ह्यूमंस। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, जिसपे पूरा चैप्टर रन कर रहा है। पूरा चैप्टर किसके बारे में है, लेंचो के बारे में, तो वो क्या है, वो मेन कैरेक्टर है। तो प्रोटैगनिस्ट वर्ड आपको सीखने को मिल जाए, इसीलिए आई जस्ट हैव केप्ट दिस क्वेश्चन। सो प्रोटैगनिस्ट कौन है भाई, फार्मर है। सो लेंचो या फार्मर जो भी दिया जाता है, इट वॉज द राइट आंसर। पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, बिजनेसमैन गलत है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज ग्रोन इन लेंचोस फील्ड। हमें पता है कॉर्न, तो मत देखो कुछ भी, सीधे कॉर्न ढूंढो और टिक कर दो, बाकी ऑप्शन मत पढ़ो, घर जाके पढ़ना, अगर इतना ही अच्छा लगता है ऑप्शन पढ़ना तो अभी सिर्फ आपको राइट आंसर पे फोकस करना है। सो हमें पता है सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर कौन है, ढूंढो ऑप्शन में जहां लिखा है, दैट वुड बी योर आंसर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज द डैमेज कॉज्ड बाय द हेल स्टॉर्म इज कंपेयर्ड विथ। जो डैमेज, जो नुकसान करके गया हेल स्टॉर्म, वो किससे कंपेयर किया गया है। फील्ड कवर्ड विद सॉल्ट, अ प्लैग ऑफ लोकस्ट, फ्लड्स, नन ऑफ द अबव। अ प्लैग ऑफ लोकस्ट, राइट। सो फील्ड कवर्ड विद सॉल्ट तो मतलब ऐसा दिख रहा था, वो डिस्ट्रक्शन नहीं, वो अपीयरेंस की बात है। देन फ्लड्स, फ्लड्स की तो कोई बात ही नहीं है। नन ऑफ द अबव, नहीं भाई, है ऑप्शन हमारे पास, दैट इज द सेकंड वन। तो प्लैग ऑफ लोकस्ट क्या हो जाएगा सही आंसर, जैसे कंपेयर किया है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स को। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लेंचोज ओल्डर बॉयज वर। बहुत आसान है, ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, बड़े बच्चे तो काम करेंगे और छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, वो भी कहाँ, घर के पास, नियर द हाउस। सो ओल्डर बॉयज वर डांसिंग इन द रेन, वर्किंग इन द हाउस, वर्किंग इन द फील्ड, नथिंग कैन बी सेड। वर्किंग देख के बहक नहीं जाना है, हमें पढ़ने का है आगे क्या लिखा है। सो वर्किंग इन द हाउस की वर्किंग इन द फील्ड, वी नो इट वॉज वर्किंग इन द फील्ड, घर में थोड़ी काम करना है। सो वर्किंग इन द फील्ड क्या है राइट ऑप्शन, किसके लिए, ओल्डर बॉयज के लिए। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है कि लेंचोज यंगर बॉयज या फिर छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, they were playing. So walking in the garden, playing near the field, working in the field, playing near the house. तो playing देख के फिर से आगे पढ़ लो, playing near the field की near the house, near the house, ठीक है। तो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के पास, बड़े बच्चे कर रहे थे काम in the field. Done? All right. नेक्स्ट इज फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब ऐसा कुछ जो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उसकी मदद करो, बट आप मदद करो, ठीक है। सो डोनेटिंग मनी फॉर फेम, फेमस होने के लिए पैसे देना, वो नहीं होता एक्ट ऑफ चैरिटी, बट लोग वही करते हैं, बट वो नहीं है एक्ट ऑफ चैरिटी। दूसरा, हेल्पिंग समवन एंड टेलिंग दैट पर्सन हु डोनेटेड, किसी की मदद करके बताना भाई मैंने दिया, मैंने ऐसे करने का है, नहीं, ये भी नहीं होता एक्ट ऑफ चैरिटी। देन मोर देन विलिंग टू डोनेट फॉर अ गुड कॉज, अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हो अच्छी चीज के लिए डोनेट करने के लिए, उसे कहते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी। देन ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल नहीं भाई। थर्ड वाला है रियल, मतलब जरूरी नहीं आपको बताना पड़े कि भाई मैंने डोनेट किया है या फिर मैं फेमस हो जाऊं, फोटो खिंचाऊं, एक सेल्फी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो थर्ड क्या हो जाता है राइट मीनिंग फॉर द वर्ड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। देन वॉट मेड पोस्टमास्टर टू कलेक्ट मनी एंड हेल्प लेंचो, पोस्टमास्टर को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पैसे कलेक्ट करके लेंचो की मदद की, क्योंकि वो जैसे ही देखते हैं कि लेंचो को इतना भरोसा है भगवान में,
वो शॉक्ड हो जाते हैं एंड ही वांटेड कि वो इंटैक्ट रहे, वो बिल्कुल जारी रहे. सो लेंचोज पुअर कंडीशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि वो गरीब है इसलिए मुझे मदद करनी है, नहीं. लेंचोज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यस. अनवेवरिंग मतलब फर्म फेथ जो बिल्कुल नहीं हिल सकता. लेंचोज डिमांड्स इन द लेटर, बिल्कुल भी नहीं कि भाई 100 पेसोस मांगे, 100 मेरा फेवरेट नंबर है इसलिए देना है, ऐसा कुछ नहीं है. देन पोस्टमैन्स रिक्वेस्ट, पोस्टमैन तो हंस रहा था, उसने कभी रिक्वेस्ट नहीं की. सो क्या है सही आंसर? लेंचोज अनवेवरिंग फेथ जो था दैट मेड पोस्टमास्टर टू कलेक्ट मनी एंड हेल्प लेंचो. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय. अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है. तो हमें थोड़े ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, अब ये देखो बच्चों जैसे लगेंगे. सो किसने लिखा है? GL फुएंटेस. अगर आप सारे चैप्टर पढ़ लोगे ना तब बहुत कंफ्यूजन वाला है, अभी नहीं होगा. सो इलेनोर एस्टेस, वॉल्ट विटमैन, ग्रेगोरियो लोपेस फुएंटेस एंड एंटोन चेखोव, सबके ही चैप्टर आपके सिलेबस में हैं. सो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट अभी आपको क्लियर होना चाहिए. अब आप ढूंढोगे GL कहाँ है, फुल फॉर्म दे दिया है. फुएंटेस दिख गया ना, ग्रेगोरियो लोपेस है GL फुएंटेस. सो दिस इज वन मोर वे जो आपको मॉडिफिकेशन मिल सकता है. यू हैव टू बी रेडी विद इट. सो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज लेंचो स्टार्टेड राइटिंग द लेटर ऑन. लेंचो ने लेटर लिखना कब स्टार्ट किया था? डे ब्रेक पे, संडे के दिन. सो मंडे नहीं, मंडे इवनिंग, तो मंडे कैंसिल. देन संडे आफ्टरनून, संडे मॉर्निंग, तो संडे मॉर्निंग. जैसे ही पहली किरण सूरज की दिखी सुबह सुबह उसे कहते हैं डे ब्रेक, तो संडे मॉर्निंग क्या हो जाएगा? राइट आंसर. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स. अब ऑक्स ऑफ अ मैन डायरेक्ट भी आ सकता है हार्डवर्क वाला, और एक और तरीके से आ सकता है कि भाई आपको डिफरेंट सिनोनिम्स दे दें. सो लिथार्जिक मतलब जो थक जाता है, डिलिजेंट मतलब जो हमेशा मेहनत करता है, उसको अच्छा लगता है मेहनत करना, एंड हार्ड वर्किंग तुम्हें पता ही पता है. तो सिर्फ हार्ड वर्किंग अगर कर दोगे टेक तो गलत हो जाएगा, बिकॉज बोथ 2 and 3 आर द राइट आंसर्स. तो अगर डिलिजेंट का मतलब नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे. तो इस तरीके से आपको सिनोनिम्स के साथ प्रिपेयर्ड रहना है. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू सी द मनी इन द एनवेलोप एज. तो लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता जब वो पैसे देखता है. हम तो मतलब ऐसे हो जाते हैं भगवान ने पैसे भेज दिए, राइट, बट वो नहीं था शॉक्ड. ऐसा क्यों? लेंचो न्यू दैट समबडी फ्रॉम द ऑफिस वुड हेल्प हिम, बिल्कुल भी नहीं. लेंचो हैड नो एक्सपेक्टेशंस बिफोर हैंड, ऐसा कुछ नहीं है. लेंचो को ऐसा कुछ नहीं था कि ऑफिस वाले मदद करेंगे. लेंचो के दिमाग में ये भी नहीं था कि भाई हो सकता है नहीं भी आए पैसे, उसको पता था भगवान मदद करेंगे ही करेंगे. ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड दैट द गॉड विल सेंड हिम द मनी. यस, ये द है, ठीक है, बिल्कुल उसको बहुत एक्सट्रीम फेथ था कि भगवान पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे. थर्ड इज द राइट वन. लेंचो वॉज सरप्राइज्ड बट कुड नॉट शो इट. लेंचो सरप्राइज थे बट वो ये दिखा नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सो राइट आंसर क्या है कि लेंचो को बहुत भरोसा था भगवान में और इसीलिए वो सरप्राइज नहीं थे. उनके लिए नॉर्मल था कि हाँ मैंने लेटर लिखा है, भगवान तो पैसे भेज ही देंगे. सो इसीलिए थर्ड क्या है आपका राइट आंसर. सो दिस इज द राइट आंसर दैट यू आर गोइंग टू टिक मार्क. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ मेनी हाउसेज वर देयर इन द वैली वेयर लेंचो लिव्ड. बड़ा आसान है, सॉलिटरी वर्ड याद है, ओनली वन. सो ओनली 3, 2, ओनली 1 कांट बी डिफाइंड. ऐसा नहीं है भाई, ओनली 1 कांट बी डिफाइंड नहीं बोल सकते. एक ही घर था बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हु ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प लेंचो. किस किस ने पूरा इकट्ठे की पैसे और लेंचो की मदद की? पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड. यस, एक तो क्या था भाई, जितने भी एम्प्लॉइज थे खुद उन्होंने सैलरी का पार्ट दिया पोस्ट मास्टर ने, और अपने दोस्तों से भी एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए पैसे मांगे. सो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज बॉयज रैन आउट टू. अब बॉयज के बारे में 3 क्वेश्चन हैं, ओल्डर बॉयज, यंगर बॉयज, देन बॉयज रैन आउट टू. तो जैसे हेल स्टोन्स गिरने लगे, दे वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो प्ले इन द फील्ड, वर्क इन द फील्ड, एंजॉय इन द रेन, कलेक्ट द हेल स्टोन्स. कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स मतलब क्या है? कलेक्ट द हेल स्टोन्स. तो ये हो गया आपका राइट आंसर. तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो है आपको पढ़नी है अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करो. What led to the destruction of Lencho's fields? कैसे लेंचो की फील्ड पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, खराब हो गए क्रॉप्स? थंडरस्टॉर्म, ड्रिजल, डाउनपोर, हेलस्टॉर्म. अब सबका मतलब हमें पता है, राइट? तो हेलस्टॉर्म क्या है? राइट आंसर, बिकॉज हमें पता है एक हेलस्टॉर्म मतलब बहुत सारी ओले की बारिश होना. सो हेलस्टॉर्म इज द करेक्ट आंसर. डाउनपोर, ड्रिजल, थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं हम वो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से समझ चुके हैं. डन, ऑल राइट. Next is to answer the letter something more than goodwill, ink and paper was needed. What is that? तो goodwill, ink, paper के अलावा पैसे चाहिए थे जो लेंचो को भेजने पड़ते. So that is what something more was needed. ना वो something क्या है? वो है money. So a conversation, finding the address written on the envelope, money, लेंचो's address. नहीं, पैसे. So सिर्फ पैसे थे जो जरूरत थी भाई, other than goodwill, ink and paper. तो आपको ये ध्यान में रखना है.
नेक्स्ट इज व्हेन लेंचो रिसीव द सेकंड लेटर व्हाट वाज द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग। तो लेंचो को जब दूसरा लेटर मिला तो पोस्टमास्टर क्या महसूस कर रहे थे? पोस्टमास्टर वाज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज हेल्प्ड समबडी, हु हैज डन समथिंग गुड। ये लिखा हुआ है चैप्टर में। सो प्राउड, कंटेंटमेंट, डिजेक्शन, सरप्राइजिंग, कंटेंटमेंट, राइट? कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, तो कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, इनके भी सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए, क्या पता कोई भी वर्ड आ जाए। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट लेंचोज लेटर, बता चुकी हूं मैं। एनवेलप पे टू गॉड लिखना, यानी कि ये लेटर का एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस टू गॉड लिख दिया, वो क्या था? स्ट्रेंज था, बिकॉज ऐसा कोई भी पता नहीं होता है। सो लेंचोज एड्रेस, लेंचोज लेटर, रिसीवर्स एड्रेस, द एनवेलप, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है? तो किसको? भगवान जी को उन्होंने लेटर लिखा था ना कि टू गॉड, तो वो तो ऐसा कोई एड्रेस होता ही नहीं है। सो इसीलिए ये था क्या सबसे स्ट्रेंज बात लेंचो के लेटर की, कि भाई उसने एड्रेस में टू गॉड लिखा था। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आफ्टर द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड लेंचोज फैमिली वाज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। जब क्रॉप्स खराब हो गए लेंचो की फैमिली फिर भी पॉजिटिव थी, ऑप्टिमिस्टिक थी। क्यों? दे हैड फेथ इन गॉड, यस। दे न्यू दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, बिल्कुल। दे बिलीव दैट गॉड कैन सी एवरीथिंग एंड विल हेल्प देम। तो ये कुछ चेंजेस है जो यहाँ पे कर लेते हैं कि उनको पता था कि भगवान में उनको भरोसा था। दूसरी बात, कोई भी भूखा नहीं मरता है। तीसरी बात कि भगवान हर चीज़ देख सकते हैं और वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थे, ऑल्दो इतना बड़ा नुकसान उनका हो गया था। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट वर्ड्स डिस्क्राइब लेंचो एज अ पर्सन। अब क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं उस पर बेस्ड आपको ये देखना है कि लेंचो के बारे में क्या क्या सही है। हार्ड वर्किंग, बिल्कुल। नेव, नेव मतलब बड़ा इनोसेंट, जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। डेफिनेटली लेंचो इनोसेंट है यार, उसको ऐसा था कि भगवान को हम एड्रेस देंगे और वो पैसे आ जाएंगे। सो ये बहुत भोलेपन की एक निशानी है, कह सकते हैं। सो नेव, यस इज द वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हो। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान में नहीं मानते हैं। नहीं भाई, लेंचो तो क्या है भाई? आस्तिक है। इनोसेंट, लिटरेट, एथिस्ट, एथिस्ट की वजह से सब कैंसिल कर दो और कहीं नहीं दिख रहा। रिलीजियस, यस भगवान में मानते हैं वो। कनिंग, बहुत चालाक थे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपके पास सीधे सीधे एक दो वर्ड्स की वजह से एलिमिनेशन हो गया एंड यू गॉट योर आंसर। हार्ड वर्किंग, थीस्ट यानी आस्तिक, और नेव यानी इनोसेंट। तो यस, ऑल दीज थ्री वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन इवन द कैरेक्टर स्केच। डन, ऑलराइट। Next is, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. What does this tell about लेंचो? मुझे पैसे यहाँ से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये लाइन लेंचो के बारे में क्या बताती है? ही बिलीव दैट ह्यूमैनिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। उसका ऐसा है कि इंसानियत हो ही नहीं सकती। कैन नॉट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, राइट? तो ये ऑप्शन मत करना चूज। ही हेट्स ह्यूमन बींग्स, हेट्स क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को वो हेट करता है। ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, यस। इसका मतलब था कि उसको भगवान पे इतना भरोसा था कि वो वहाँ डाउट कर ही नहीं सकता था कि भगवान ने कम पैसे भेजे। तो कहाँ करेगा डाउट? कि वहाँ के लोगों ने पैसे निकाल लिए होंगे। ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था, बिल्कुल भी नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? थर्ड वाला, दैट इज ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लेंचो टोल्ड दिस टू। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपने अगर जब चैप्टर नहीं पढ़ा अच्छे से तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने किसको बोला था? ये बोला था अपनी वाइफ को जब वो डिनर बना रही थी, ठीक है? सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वाज समथिंग ही टोल्ड टू वुमन। वुमन कौन है? वाइफ ऑफ लेंचो। सो हिज सन, हिज डॉटर, हिमसेल्फ, हिज वाइफ, ठीक है? सो लेंचो ने अपनी वाइफ को बोला था कि अब तो हमें थोड़ी बारिश मिली जाएगी, बिकॉज वो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स देख पा रहा था। डन, ऑलराइट। Next is the field was white as if covered with salt. Why has author used the word salt? मैंने बहुत अच्छे से explain किया summary में भी. So salt is white in color like the hailstones. नहीं, color की वजह से नहीं है सिर्फ. Too much salt can destroy the crops like the hailstones did. ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारा क्रॉप पे सॉल्ट डाल दो, क्रॉप खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मीनिंग लेके नहीं किया उन्होंने. देन टू मच सॉल्ट डिस्ट्रॉयज द टेस्ट लाइक टू मेनी हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स. यस, ये हुआ ना कंपैरिजन. जैसे बहुत सारे हेल स्टोन्स जो कि व्हाइट कलर के थे, बट सिर्फ वही मीनिंग नहीं था, ये भी था. सो ऐसा भी लिख सकते हैं, टू मच सॉल्ट विच इज ऑफ व्हाइट कलर डिस्ट्रॉयज द टेस्ट. Similarly, hailstones are of white color and too many hailstones can destroy or had destroyed the crops. इसीलिए ये वाला comparisons किया है. Salt and hailstones look similar. नहीं, इस वजह से नहीं. So third वाला is the correct option. अगर similar की बात होती तो sugar भी यूज कर सकते थे, नहीं किया. क्यों? क्योंकि sugar क्या है? Too much sugar would be sweet, अच्छा रहेगा. But too much salt क्या होगा? वो खराब कर देगा. और यही hailstones ने किया. Done? All right.
नेक्स्ट इज व्हाट वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो? सो कंपैशनेट मतलब काइंड हार्टेड, बिल्कुल। लार्ज हार्टेड, यस, मतलब बहुत बड़ा दिल है उनका तभी तो उन्होंने मदद की। सिंपैथेटिक, ही कुड फील दैट कि हाँ नहीं इसको ज़रूरत है एंड उसका एक्सट्रीम फेथ है भगवान में, मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा लग रहा था मजाक कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। तो ऑल द 3 वर्ड्स डेफिनेटली यू कैन यूज टू डिस्क्राइब पोस्ट मास्टर। पहले 2 को तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, थर्ड वाला आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट अभी आपके पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, सो ऑल द 3 आर राइट। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मोर मनी लेंचो रिक्वायर्ड। मोर मतलब और कितने चाहिए थे? सो टोटल चाहिए थे उसको 100, मिल गए 70, बचा कितना? 30, यानी 30 हमारा आंसर होना चाहिए। 70 नहीं, 13 नहीं, 30% ऑफ टोटल अमाउंट ही नीडेड। टोटल अमाउंट ही नीडेड वॉज 100, 30% मतलब 30/100, यानी कितना हुआ? 30। सो 30 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? 30। सो यस, ये क्या है? सही है। और 100 पेसोस नहीं, तो बाकी 3 भी एलिमिनेट कर लो, थर्ड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट्स द करेक्ट आंसर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेलस्टोन्स रेन्ड फॉर एन आवर, यानी कि क्रॉप खत्म। तो क्या क्या चीजें बोली थी? एक भी पत्ती नहीं बची थी ट्री पे, एक भी फूल नहीं बचा था, सारे क्रॉप्स खराब हो गए थे। कौन सी ऐसी फील्ड है? देखते हैं। पहला दिया है हरा भरा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट बोला गया है कुछ भी नहीं है, देखो क्लियरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ खत्म है। हाँ, ये हो सकता है। थर्ड में देखो थोड़ा थोड़ा फसल बचा है, भाई एक भी फसल नहीं बची थी। फोर्थ में तो गीली घास है बस, मतलब सिर्फ रेनफॉल की बात है ये, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर 2। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट करने हैं। दीज आर माय फेवरेट क्वेश्चंस, कि मतलब ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट है स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? ऐसे लिखा हुआ था चैप्टर में, ठीक है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करना। सो आर्ग्यूमेंट विद समवन नहीं, डिबेट विद समवन नहीं, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन यस, कॉम्पिटिशन विद समवन नहीं। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो लेटर्स एक्सचेंज करते हुए, तो थर्ड हो गया आपका करस्पॉन्डेंस का मीनिंग। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। व्हाट डज नथिंग मीन्स? हेल जो स्टॉर्म हुआ उसने कुछ नहीं छोड़ा, यानी कुछ भी नहीं, क्रॉप्स भी नहीं, है ना, फसल नहीं, उसकी बात हो रही है। सो नो पर्सन, हेल स्टॉर्म की वजह से किसी पर्सन की डेथ हुई नहीं। नो बिल्डिंग, बिल्डिंग की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। नो क्रॉप, यस। तो थर्ड क्या है आपका? राइट आंसर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज द आयरनी इन द स्टोरीज। आयरनी मतलब कुछ सोचा हुआ उल्टा। पैसे जिसने दिए उसी को लेंचो ने बोला बंच ऑफ क्रूज, तो ये हो गया आयरनी ऑफ द सिचुएशन। सो लेंचो वांटेड अ डाउनपोर बट हेल स्टॉर्म हैपेंड। ऐसा नहीं है कि उसको डाउनपोर चाहिए था, हेल स्टॉर्म हो गया, ये आयरनी है, नहीं। लेंचो वांटेड 100 पेसोस बट गॉट 70 पेसोस। चाहिए 100 थे, मिले 70, ये नहीं है कोई आयरनी। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड लेंचो बट ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूज। यस, जिसने मदद की उसी को बोला भाई इन्हीं ने पैसे चुराएंगे, भाई उन्हीं के पैसे थे, वो क्यों चुराएंगे। देन लेंचो हैड फेथ इन गॉड बट डिड नॉट रिसीव द कंप्लीट अमाउंट। नहीं, आयरनी नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन क्या है? आयरनी इन द स्टोरी। क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज द आयरॉनिकल एंडिंग ऑफ द चैप्टर। डन? ऑल राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर लेसन, ठीक है, जो कि है लेटर टू गॉड। अब इसी में बात कर लेते हैं दोनों पोएम्स की, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। अब डस्ट ऑफ स्नो की बात कर लेते हैं फटाफट से, समरी बहुत आसान है। देखो क्या कर रही हूं मैं, वो अच्छे समझना। ऐसे इमेजिन करो एक जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारी बर्फ है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उस पर बर्फ जमा है और वहां पर बैठे हैं क्रो, या फिर क्रो उड़ रहा है। और एक पर्सन है जो बड़ा सैड है, ऐसे मुंडी रख के यूं यूं वॉक कर रहा है और बिल्कुल दुखी है, ठीक है। और एकदम से एक क्रो आता है, या तो वो उड़ के आता है, पेड़ पे बैठता है, या फिर पेड़ पे बैठा था और पेड़ हिलता है, कुछ भी, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे घर पे पेड़ है, ठीक है, जिसपे बर्फ है, उस पर आके कौवा बैठा या बैठा हुआ था, वाइब्रेट किया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी बर्फ जो है वो मेरे ऊपर गिरी, यानी इस पर्सन के ऊपर गिरी जो नीचे मुंडी करके चल रहे थे, तो वो दुखी थे, बर्फ गिरी, एकदम से उनको अच्छा फील हुआ, रिफ्रेशिंग फील हुआ, ठीक है। और जो अभी तक वो सैड थे, रिग्रेट कर रहे थे, पूरा दिन उनका बर्बाद गया इसी चीज में, अब वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि नेचर का जो हीलिंग पावर है वो फील कर पा रहे थे, एंड इस तरीके से वो अब हैप्पी हैं। ये है पूरा आउटलाइन कि क्या हो रहा है, ठीक है। जो पर्सन चल रहा है वो हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्रो है, एक हैमलॉक ट्री है, पॉइजनस ट्री, जहरीला पेड़,
और है बर्फ चारों ओर। पोएट जो है वो बहुत दुखी है इन द बिगनिंग, जैसे ही बर्फ गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी ऐसे जैसे धूल होती है ना थोड़ी सी, अब बर्फ जो है वो अगर थोड़ी सी गिरे ऐसे धूल टाइप दिखती है, ठीक है, तो इसीलिए बोल दिया डस्ट ऑफ स्नो, स्नो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं इसीलिए। तो जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, जो पोएट है वो बहुत अच्छा फील करते हैं, लाइक हील्ड फील करते हैं, ठीक है। सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, and conveys a deeper thought, बहुत deep meaning convey किया गया है। The poem gives the message that nature can help to cure and heal anything and even a small moment can create a big difference। क्या सीखते हो इस पोम से कि छोटे से छोटा मोमेंट भी होगा वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और नेचर में एक पार होती है, हमारा जो पर्यावरण है वो किसी भी चीज़ को हील करने में, ठीक करने में मदद करता है। दुखी हो, जाके बाहर गार्डन में बैठो, बर्ड्स चॉपिंग, ठीक है, जो चहचहा रही है चिड़िया वो सुनो, अच्छी हवा चल रही है, फ्रेश एयर, बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील करते हो। वही चीज़ किसके साथ हुई है, हमारे ऑथर पोएट के साथ। Now it's the winter season and snowing all around। विंटर सीजन है, हर जगह बर्फ गिर रही है। The trees are covered with snow। जितने भी पेड़ हैं वो सब किससे कवर्ड हैं, स्नो से, बर्फ से। The poet is sad and not in a good mood। बिगनिंग में पोएट क्या है, बहुत दुखी है, अच्छे मूड में नहीं है। He was walking by a hemlock tree and a crow shook down some snow on him। और वो hemlock tree के पास से गुजर रहे थे, जो कि एक पॉइजनस पेड़ होता है, उस पे बैठा हुआ था कौवा, या तो कुछ भी कह सकते हो, देखो या तो कौवा उस पे बैठा था या एकदम से उड़ के बैठा, या बैठा हुआ था और हिला, जिसकी वजह से पेड़ पे जो स्नो थी वो किस पे गिरी, पोएट के ऊपर गिरी, ठीक है। और यही आपकी फर्स्ट 4 लाइन्स में मेंशन्ड है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जैसे कि कौवे ने जो बर्फ है वो मेरे पे गिराई, शूक मतलब शेक के लिए बोला है। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी थोड़ी सी धूल जैसे, बिल्कुल किसकी, बर्फ की। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, किस पे थी वो बर्फ, हैमलॉक ट्री पे, जो पॉइजनस ट्री होती है, जिसे सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है, बिकॉज पॉइजनस ट्री के बारे में बहुत सी कहानियां है कि किसी किंग की डेथ हो गई थी उसकी वजह से, ऐसा, ठीक है। तो नेगेटिव चीज है हैमलॉक ट्री। और क्रो के बारे में तो सबको पता ही होना चाहिए, उसको बैड ओमेन यानी बैड साइन, सिंबल ऑफ डेथ कंसिडर किया जाता है। इनऑस्पिशियस हैं दोनों चीजें, और इस वजह से दोनों से क्या हुआ, वो जैसी बर्फ गिरी, होना चाहिए उल्टा नेगेटिव, बट हो क्या गया, positive। These are the 4 lines। Next, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। और इसकी वजह से मेरा हार्ट यानी मेरे पूरे मन को, पूरी बॉडी को एक चेंज मिल गया है, ठीक है। मतलब हार्ट बोला है बट पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, जिसे सिनिक डोकी कहा जाता है, एक पोएटिक डिवाइस जिसमें बोल एक चीज रहे हैं बट वो पूरी होल एक कंप्लीट चीज की बात कर रहा है, ठीक है। सो गिवन माई हार्ट मतलब गिवन माई माइंड, माई बॉडी, कंप्लीट, ठीक है, जो भी है। अ चेंज ऑफ मूड, अब मेरा मूड चेंज हो गया है, पहले मैं क्या था, दुखी था, अब मैं बहुत खुश हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट, और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो बाकी का दिन मेरा अभी तक निकल चुका है, जिसे मैंने हैड र्यूड यानी जिसे मैंने रिग्रेट में, पछतावे में वेस्ट कर दिया, अब बाकी का दिन एटलीस्ट सेफ हो गया, क्योंकि अब मैं पछताऊंगा नहीं, अब मैं खुश होकर ये सोचूंगा चलो बाकी का दिन जो है वो यूजफुली मैं बिताऊं, आई शुड जस्ट यूज इट वाइसली। तो ये है पूरा कंप्लीट मीनिंग। बहुत ईजी पोएम है, बहुत शॉर्ट पोएम है, इट्स जस्ट दैट आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। The poet says that the small particles of snow that fell on him changed his mood completely. He had wasted his time and the day till then by being distressed and in sorrow। तो टेंशन में रहकर, सैड रहकर उन्होंने अपना आधा दिन तो वैसे ही वेस्ट कर दिया है। But he is happy that this small moment has saved his remaining part of the day। But अब वो खुश हैं कि बाकी का जो दिन बचा एटलीस्ट वो सेफ हो गया, अब मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा। That he wasted regretting, जो रिग्रेट करते हुए उन्होंने वेस्ट कर दिया। Now the poet is optimistic and full of positive energy। अब पोएट बहुत खुश हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनको लग रहा है। The crow is symbolically associated with death and hemlock tree is a poisonous tree which symbolizes sadness and negativity। यानी दोनों ही क्रो और hemlock tree क्या है, नेगेटिव हैं, डेथ के सिंबल हैं, बट उन्हीं की वजह से कुछ पॉजिटिव हो गया। तो जैसा दिखती है जो चीज़ें, उसको पहले से ही प्री कंसीव नोशन बना के नहीं रखना चाहिए। The poet's mood is also depressive and sorrowful in the beginning of the poem। और एक और चीज़ नेगेटिव है, वो है पोएट का मूड, जो कि बहुत वो दुखी हैं। So all these signify negative aspects, but these finally led to positivity and happiness for poet। भले ही सब कुछ नेगेटिव था, बट अगर वो एक छोटा मोमेंट वो नहीं एक्नॉलेज करते, नहीं समझ पाते, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता पोएट के साथ, वो अभी भी दुखी रहते। बट इसका रिजल्ट क्या है, अब पोएट बहुत खुश हैं और हैप्पी हैं। The poem beautifully tells us that creatures linked with negative aspects of life can be the reason and source of change and happiness। जरूरी नहीं है जो चीज़ नेगेटिव वो नेगेटिव ही रहे, हो सकता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील करो, यू फील दैट चेंज ऑफ मूड। A small incident may prove to be of a larger significance। नेक्स्ट जो थीम या मैसेज कन्वेड है वो यही है कि एक छोटा सा मोमेंट, छोटा सा इंसिडेंट भी बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आज ला सकता है। बट येस, इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन आवर पर्सपेक्टिव। हमारे देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए ना कि अरे ये बात जो हुई है इससे बहुत कुछ
अच्छा कर सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं बड़े मोमेंट्स भी हो जाते हैं तो भी दुखी रहते हैं, वैसा नहीं करना आपको। नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक अ लाइफ हैप्पियर। तो फाइनल मैसेज क्या है, अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम नोटिस करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैप्पी हो जाएगी। सो दिस इज द समरी ऑफ द कंप्लीट पोअम। अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, इसका कंप्लीट एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक का वीडियो आई हैव फॉर्म। तो क्या करना है आपको, लिंक में जाना है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पे क्लिक करना और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। डन, ऑलराइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Who is the poet of the poem Dust of Snow? बड़ा आसान है, दोनों ही पोएम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस के पोएट जो हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट बाकी पोएट्स भी आपको मिल जाएंगे आपके आने वाले चैप्टर या जो भी हैं पोएम्स में, सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है आपका सही आंसर, डायरेक्ट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम। बिफोर, तो जब स्नो नहीं गिरी थी उनके ऊपर वो बहुत दुखी थे। अब दुखी के जो भी सिनोनिम्स होंगे आपको पता होना चाहिए। ग्लीफुल, ग्लीफुल होता है बहुत खुश, तो ग्लीफुल नहीं है। एक्सिलरेटेड मतलब वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, तो ये भी गलत है। डाउन हार्टेड मतलब बहुत बुरा लग रहा है, सैड है। फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो बाकी तीन नहीं पता थे आपको, अब पता चल गए। इसी तरीके से आपको सारे वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाना चाहिए डाउन हार्टेड, कि वो बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज द पोएम शोज द डैश पावर ऑफ नेचर। मैंने पहले बता दिया हीलिंग पावर, ठीक है, कि कितना सब क्योर कर सकता है नेचर। सो सॉनफुल, सॉनफुल नहीं है भैया, कुछ भी सैड की बात नहीं है अबाउट नेचर। हीलिंग यस, डिप्रेसिंग, देन रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग की भी बात नहीं की गई है, हीलिंग की बात की है कि सब कुछ ठीक कर देता है कौन, नेचर। तो हीलिंग क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब देखो राइम स्कीम रट के नहीं जानी है, आपको निकालना आना चाहिए। तो आपको पूरी पोएम दे देंगे, उसी वक्त निकालो। अगर आपको 4 लाइंस दे दी तो उन 4 लाइंस की निकालो। जो लाइंस दी हैं उस पे बेस्ड आपको राइम स्कीम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्रो हो गया ए, क्रो मी एक साथ नहीं कर रहे साउंड तो हो गया बी, क्रो स्नो एक जैसे हैं तो ए, मी ट्री एक जैसे हैं तो बी। तो ए बी कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। डन, ऑलराइट। Next is what is the rhyme scheme of the following lines? The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I'd rule. अब जरूरी नहीं ऐसे जम्बल्ड अप लाइंस आ जाएं, बट सपोज आ गई, जो कि पहली जो 4 लाइंस है उसकी लास्ट 2 लाइंस है, फिर बाकी नेक्स्ट लाइंस दे दी हैं, तो आपको राइम स्कीम आना चाहिए बस। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया ताकि आप कैलकुलेट करना सीख जाओ। कोई भी लाइंस आ जाए आप रेडी हो फॉर द राइम स्कीम। सो स्नो हो गया ए, ट्री हो गया बी, स्नो और हार्ट एक जैसे नहीं है, ट्री और हार्ट भी नहीं है तो हो गया सी, मूड किसी से भी मैच नहीं कर रहा तो डी, पार्ट और हार्ट सेम है, रूड और मूड सेम है, तो ए बी सी डी सी डी कहीं पे दिख रहा है, ए बी सी डी सी डी ये रहा। सो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया राइट आंसर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपको बता दिया एलिट्रेशन क्या है। इसका मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल हटाकर जितने भी साउंड्स हैं वो सारे साउंड का रिपीट होना इन द बिगिनिंग में, ठीक है, वर्ड्स के बिगिनिंग में ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स इन द सेम लाइन, क्लोजली कनेक्टेड हो, एक साथ हो जरूरी नहीं पर उसी लाइन में हो, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैज एलिट्रेशन। अब देखो ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो ऑफ ओ कॉन्सोनेंट ड हैड नहीं, एक जैसा नहीं है। देन द वे अ क्रो, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। तो देखो वे अ क्रो में भी कॉन्सोनेंट रिपीट नहीं हो रहा बिगनिंग में, चेंज ऑफ मूड च ओ म ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है एक जैसा, एंड सेव्ड सम सम हो गया बिगनिंग में रिपीट। तो सेव्ड और सम में स का कॉन्सोनेंट इन द बिगनिंग, क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स क्या हो गया, ये हो गया एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। और अच्छे से इन डीप समझना है तो आप जाके देख सकते हो 1 शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज सीन थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस दिख रही है, तो यहाँ पे आपके सामने पोएम है, ध्यान से देखो। आपकी जो ये लाइन्स है यहाँ पे देखो इंजैम्पमेंट है, यहाँ पे देखो इंजैम्पमेंट है। इंजैम्पमेंट का मतलब होता है कि जो पंचुएशन है वो बहुत देर बाद आ रही है। यहाँ पे भी देखो पंचुएशन बहुत देर बाद, कहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे कुछ भी पंचुएशन नहीं है, उसे कहते हैं इंजैम्पमेंट यानी रनिंग लाइन्स ऑफ पोट्री। सो ऑनोमेटोपिया यानी साउंड वर्ड, यहाँ पे कोई साउंड वर्ड नहीं है। मेटाफर यानी कंपैरिजन, सिमिली भी कंपैरिजन, और नेक्स्ट है इंजैम्पमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ डीप में नहीं जाएंगे किसका क्या मतलब होता है, बिकॉज ये सब मैं बता चुकी हूँ, तो आपको जाना है वो वीडियो वॉच करना है, ठीक है। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ताकि आप भूल ना जाओ। क्लियर। नेक्स्ट, क्रो इन द पोएम इज सिंबल ऑफ। क्रो का मतलब क्या है, बैड ओमन, यस, बैड ओमन मतलब बैड साइन। सॉरो मतलब सैडनेस, यस, डेथ, यस। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है द सिंबल्स जिसके लिए क्रो को यूज किया है। डन, ऑलराइट।
नेक्स्ट इज हैमलॉक ट्री इज एक पॉइजनस ट्री. सो इज अ पॉइजनस ट्री सिंबल ऑफ डेथ, इनऑस्पिशियस. सारे ही वर्ड्स मैंने समरी में बता दिए, इसलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है. सो पॉइजनस ट्री तो है ही, मैंने बताया किंग की डेथ से कुछ स्टोरी वोरी रिलेटेड है तो सिंबल ऑफ डेथ, और इनऑस्पिशियस है, अच्छा नहीं माना जाता उसको. सो ऑल ऑफ दी अबव. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू. डस्ट ऑफ स्नो किसको बोला है? स्नोफॉल को, डर्ट ऑन द स्नो को, द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो को, थर्ड वाला. सो क्योंकि स्नो पार्टिकल्स बहुत छोटू से हैं, फ्लेक्स हैं, स्नो फ्लेक्स, इसीलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो बोल दिया. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज द फॉल ऑफ स्नो चेंज्ड पोइट. जैसे ही स्नोफॉल हुआ उसकी वजह से पोइट का क्या चेंज हो गया? मूड फ्रॉम ब्लू टू एगनाइजिंग. ब्लू क्या है? कलर तो है ही, साथ ही साथ अगर कोई बहुत ज्यादा सैड है तो भी हम वर्ड ब्लू यूज करते हैं. लाइक आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, यानी आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे, तो ये तो गलत हो गया. फ्रॉम डिप्रेस्ड टू ग्लूमी. भाई डिप्रेस ग्लूमी दोनों नेगेटिव हैं, ब्लू और एगनाइजिंग दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ही सैड हैं, तो ये भी गलत हो गया. फ्रॉम डिस्पेयरिंग यानी फ्रॉम सैड टू ब्लिसफुल यानी हैप्पी. यस दिस इज राइट. चीयरफुल टू वेक्स्ड. पहले खुश थे क्या? नहीं. अब वेक्स्ड नहीं भी पता हो तो भी दिक्कत नहीं है. वेक्स्ड मतलब कंफ्यूज, ऐसे बहुत चिड़े हुए, दुखी, तो ये भी गलत हो गया. तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज क्रो एंड हैमलॉक ट्री हेल्प्ड द पोएट टू चेंज हिज मूड फ्रॉम सॉरोफुल टू ग्लीफुल. सॉरोफुल टू ग्लीफुल, हाँ मदद किया है. यूज रेस्ट ऑफ द डे वाइसली. यस, जो बाकी का दिन बचा वो वेस्ट नहीं करेंगे. फील नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. यस, वो जो नेचुरल खुशी है, जो हीलिंग पार है, वो फील करने में मदद किया. बिल्कुल. तो ऑल ऑफ द अबव क्या है? राइट आंसर. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे. मीन सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे का मतलब बाकी का जो बचा हुआ दिन है एटलीस्ट वो वेस्ट नहीं करेंगे रिग्रेट करने में, वो उसको अच्छे से वाइसली यूज करेंगे. ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम द टास्क ही हैड डन. नहीं. टू रेस्ट की भी कोई बात नहीं की गई है. रेस्ट ऑफ द डे टू टॉक टू अ क्लोज फ्रेंड. हाँ बिल्कुल भी नहीं. ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम वेस्टिंग इट इन रिग्रेट एंड रिपेंट. यस दिस इज द राइट आंसर कि भाई वो रिग्रेट करते हुए, रिपेंट करते हुए वेस्ट नहीं करेंगे. नाउ ही कैन यूज इट वाइसली. सो डी क्या है आपका सही ऑप्शन. इसलिए पूरा पढ़ना है, ठीक है. हर जगह देखो स्टार्टिंग में वही रिपीट हो रहा है, इसलिए. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज द वर्ड रूड इन द पोएम मीन सेम एज. रूड का मतलब होता है आप रिग्रेट कर रहे हो, रिपेंट कर रहे हो, बुरा मान रहे हो, अरे पूरा दिन वेस्ट हो गया, गलत हो गया, सैड हूं, ऐसा. सो बिवेल, रिग्रेट, बिटरली रिग्रेट एंड विश इट अनडन. देखो ये एक्चुअल मीनिंग है. अगर आपको कंप्लीट मीनिंग चाहिए तो बिटरली रिग्रेट एंड विश इट अनडन. बहुत बुरा लग रहा है आपको उतना दिन, आपको लग रहा है काश ये चेंज हो जाता, अंडू कर सकता मैं, ठीक है. सिमिलरली रिग्रेट, यस. बिवेल यानी बुरा मानना, ठीक है, पछताना. सो ऑल द थ्री आर राइट. ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रूड. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल कोट फॉर द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो के लिए बेस्ट कोट क्या है? पॉजिटिव चेंज कैन टेक्स प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो. पॉजिटिव चेंज जो है वो नेगेटिव चीजों से भी हो सकता है. यस. क्रो, हैमलॉक ट्री, सैड मूड, क्या हुआ? फाइनली हैप्पी मूड. तो ये सही है. द लिटिल थिंग कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ. बिल्कुल. छोटा सा मोमेंट, स्नो का गिरना, और फिर एकदम से पोएट की लाइफ चेंज होना. Small moments can create a big difference. Definitely, अभी वही था. So all of the above are the suitable quotes for the poem Dust of Snow. Done? All right. Next question is which of the following poetic device is used in the line has given my heart. अब जो लिखा है ना has given my heart a change of mood, मैंने क्या बोला? हार्ट मतलब सिर्फ हार्ट नहीं है, हार्ट का मतलब है पूरी बॉडी, माइंड, सोल, ठीक है, एवरीथिंग. सो जब भी कोई ऐसी पोएटिक डिवाइस यूज की जाती है जिसमें लिखा एक वर्ड होता है बट वो पूरी चीज की बात कर रहा होता है, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में भी एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट यू कैन वॉच द वीडियो, वहां आपको मिल जाएगा. तो उसको हम कहते हैं सिनिक डोकी. ठीक है. सो सिनिक डोकी, जैसे कि अगर बोल दिया पेयर ऑफ व्हील्स और बात हो रही है पूरे कार की, तो तब हो जाता है सिनिक डोकी. सिमिलरली लिखा हार्ट है, बात हो रही पूरी बॉडी की. सो रिपीटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. क्या रिपीट हो रहा है? कुछ भी नहीं. मेटाफर क्या होता है भाई? कंपैरिजन. कहीं लिखा है क्या? कंपेयर किया है क्या? देन हाइपरबोले, बिल्कुल नहीं. अब इन सब का मीनिंग क्या है? राइट नाउ आई डोंट थिंक मुझे आपको एक्सप्लेन करने में अभी बेटर होगा. आपको डेफिनेटली वॉच करना चाहिए नो सारे वन शॉट, या फिर डिफरेंट एक पोएटिक डिवाइस का भी वीडियो बना हुआ है. यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, ताकि आपको क्लियर हो जाए इन सब का मतलब क्या है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज इन द लाइन ऑफ अ डे आई हैड रूड. डे इज डे का मतलब क्या है? द डे सम टाइम बैक, बहुत टाइम पहले की बात हो रही है? नहीं. द सेम डे, यस.
द प्रीवियस डे एक दिन पहले, और द नेक्स्ट डे आने वाला दिन, आने वाले दिन के लिए रिग्रेट क्यों करेंगे, उसी दिन का जितना पार्ट बचा है एटलीस्ट वो अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, तो जो दिन आधा खराब कर दिया है यानी अभी की बात हो रही है। सो द सेम डे क्या है राइट आंसर। तो दिखता बड़ा आसान है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट करने हैं। सो अगर ये सब क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं ना, देन डेफिनेटली फॉर श्योर आई कैन गारंटी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। द मैसेज कन्वेड बाय द पोएम इज noticing and appreciating all the small things in life will make our life happier, बिल्कुल। nature cures everything, definitely। every small act in life can motivate us to do better, बिल्कुल। तो सारे के सारे क्या हैं आपके मैसेजेस। अब ये सब आपको मिल गया है, so try to use these in your answers also, done, all right। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीन इन द पोएम क्लियरली, साफ साफ दिख रहा है, नो डाउट अबाउट इट वाला क्वेश्चन है ये। द पोएट इज सैड, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इट इज विंटर सीजन, तभी तो भाई स्नो गिर रहा है। क्रो एंड हैमलॉक आर यूज्ड एज सिंबल्स, यस क्रो भी नेगेटिविटी, सैडनेस, डेथ। सिमिलरली हैमलॉक ट्री भी पॉइजनस, डेथ, राइट, इनऑस्पिशियस। तो ओवरऑल क्या है, सिंबल्स हैं ऑफ द नेगेटिव थिंग्स। बट अगर कुछ अच्छा मोमेंट आप कर लो एक्नॉलेज, तो पॉजिटिविटी भी आपको दिख सकती है। सो ऑल ऑफ द अबव आर क्लियरली सीन इन द पोएम, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी सेड अबाउट द क्रो फ्रॉम द पोएम। क्रो के बारे में क्या बोल सकते हो। क्रो वॉज कोइंग, कोइंग का मतलब होता है आवाज कर रहा था, जैसे बर्ड्स चर्प, क्रो को। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्रो आवाज कर रहा था या समथिंग। क्रो शूक द डस्ट ऑफ स्नो, शूक मतलब उसने हिला दिया, वाइब्रेट किया, हिला, ट्रेम्बल किया, तभी गिरी, बिल्कुल सही है। स्नो फेल बिकॉज ऑफ क्रो, तो हाँ ये भी सही है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करने का है, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम बोथ 2 and 3, ठीक है। सो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, सॉरी फॉर द मिसप्रिंट। तो क्या हो जाएगा, क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, यस। स्नो फेल बिकॉज ऑफ क्रो, क्रो बैठा हिला इसी वजह से स्नोफॉल हुआ ना, यस। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 क्या है आपके राइट आंसर। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 4th one, क्लियर। तो ऑल नहीं करेंगे बिकॉज क्रो आवाज कर रहा था कि नहीं कर रहा था कुछ नहीं बोल सकते। अब कैन बी सेड बोला, अगर कैन नॉट बोलते तो फिर हम ए को क्लिक करते, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है शूक इन द लाइन, शूक डाउन ऑन मी का मतलब शेक करना, ट्रेम्बल करना। सो एंथुसियास्टिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत खुश हैं। इमोशनली और फिजिकली डिस्टर्ब्ड, ये भी मीनिंग नहीं है यहाँ पर। मूव, ट्रेम्बल और वाइब्रेट, यस। एस्टोनिश यानी सरप्राइज्ड नहीं। तो शूक का मतलब ये भी होता है, अगर मैं बोलूँ ना आई वाज शूक टू सी दिस, यानी आई वाज सरप्राइज्ड, तो वो भी मीनिंग होता है। बट इन द पोएम इट मीन्स मूव, ट्रेम्बल और वाइब्रेट, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी सेड अबाउट द पोएट फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएट के बारे में क्या बोल सकते हो। ही वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ समथिंग, वो सैड थे किसी चीज की वजह से, बिल्कुल। ही वॉज एबल टू रियलाइज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यस, तभी तो वो खुश हो गए। ही रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वेस्ट द डे इन रिग्रेट, यस, उनको समझ आ गया कि बाकी का दिन क्यों वेस्ट करूं। तो ऑल ऑफ द अबव आर द थिंग्स जो कि पोएट समझ गए थे, और ये हमें क्लियर भी है फ्रॉम द पोएम, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज मेंशन्ड इन द पोएम। अब एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं मूड वाले में, अब सेम इसको पोएम के टर्म्स में करते हैं। चीयरफुल टू डिस्ट्रेस्ड, खुश से दुखी नहीं। ऑप्टिमिस्टिक टू पेसिमिस्टिक, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उल्टा होता तो सही होता। नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस ये सही है। हैप्पी टू एक्साइटेड, दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। हैप्पी टू एक्साइटेड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और होता पहला नेगेटिव वर्ड, तो फिर भी कंसिडर करते। सही क्या है, थर्ड वाला, पहले सैड था, सब नेगेटिव नेगेटिव, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट इज, फाइनली अ पोएट क्या है, खुश है। सो मिसरेबल, ग्लूमी, ग्रीफ स्ट्रिकन, पीसफुल, पीसफुल। नाउ ही इज लाइक हैप्पी, ही इज लाइक ओके ठीक है, अब बाकी का दिन मुझे वेस्ट नहीं करना। बाकी तीनों क्या है, मिसरेबल बहुत बुरा फील करना, ग्लूमी बहुत सैड होना, ग्रीफ स्ट्रिकन यानी कुछ दुख लग गया हो तो उससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तीनों ही गलत है, डन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीसफुल, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट्स मूड, यस। Crow and Hamlock are symbols of bad omen, बिल्कुल। Poet spent a part of day in regret, yes। तो all of the above क्या है, सही आंसर। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन कोई घुमा दे, अगर आपको मेन पॉइंट पता है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो all of the above क्या हो गया आपका राइट आंसर। अब हमने कर लिया है डस्ट ऑफ स्नो को कवर, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वी हैव सॉल्व देम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पोएम ऑफ द चैप्टर, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फायर और आइस के बारे में ये बोला है पोएट ने कि कुछ लोगों का मानना है कि या तो अर्थ वो
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फायर होगा रीज़न कि वर्ल्ड एंड होगा। या तो टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा और लो टेम्परेचर्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, तो आइस होगा रीज़न। पोइट कहते हैं कि मैंने जितने डिज़ायर्स को टेस्ट किया है, यानी कि जैसे लोगों को ग्रीड होता है, लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, अगर उसको कंसिडर करें तो मेरे हिसाब से फायर रीज़न होगा। यानी पोइट ने फायर और डिज़ायर को एक जैसा माना है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो एक फायर होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से सब खत्म हो जाता है। देन वो बोलते हैं अगर वर्ल्ड 2 बार पेरिश होगा, 2 बार खत्म होगा, तो आइस भी एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वो हेट को, कोल्डनेस को, इनसेंसिटिविटी को मानते हैं आइस। और अगर हेटरेट बढ़ता जाएगा, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, तो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये है पूरा सारांश। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड होगा, एक इमेज फॉर्म हो रही है, इमेजरी। सम से इन आइस, कुछ बोलते हैं टेम्परेचर गिर जाएगा और उसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं जो मैंने डिजायर्स देखे हैं, जो इच्छाएं देखी हैं, मुझे लगता है आई होल्ड विथ मतलब किसी का सपोर्ट करना, किसी पॉइंट को मानना, उसे कहते हैं होल्ड विथ। तो मैं सपोर्ट करूंगा दोज हु फेवर फायर, जो बोलते हैं कि फायर वुड बी द रीजन, बिकॉज डिजायर्स जो हैं ह्यूमंस के, उसकी वजह से एंड होगा। देन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर इट मतलब वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड को पेरिश यानी खत्म होना होता, एंड होना होता 2 बार, ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है फिर मैंने बहुत हेटरेट भी देखा है, नफरत भी देखी है लोगों में, जो भी रीजन हो सकता है ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो मेरे हिसाब से फिर अगर हम हेटरेट भी कंसिडर करें तो आइस भी फायर जितना ही स्ट्रॉन्ग इनफ है टू स्प्रेड दैट डिस्ट्रक्शन। तो उनका मानना है कि सफाइस मतलब इनफ होगा, ठीक है, इट वुड ऑल्सो वर्क। सो यहाँ पे पोइट बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप डिजायर्स और हेटरेट देखो, यानी ये जो हमारे इमोशंस हैं इनको देखो, इसकी वजह से ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन काइंड है वो खत्म हो रहा है, तो दिस विल लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए वो मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज अपने जो ये इमोशंस हैं उनको अपने माइंड पे ओवर पार होने मत दो, उनको कंट्रोल करना सीखो। क्लियर? सो फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट दैट गिव्स एन इंटेंस एंड प्रोफाउंड आइडिया, जो एक बहुत डीप, एक डिटेल्ड आइडिया देते हैं, which expresses that the world would end in either of the 2 ways, by ice or fire. The poet says that there are 2 predictions made by people on how the world will end. Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. Easy है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं fire, कुछ बोलते हैं ice. क्या बोलना चाह रहे हैं फायर से वो? One group of the people says that someday the earth's core will get so heated up that it would lead to the end of the world. अर्थ का कोर जो है वो इतना गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ऐसा एक ग्रुप का मानना है। Whereas the other group says that the temperature of the earth would go down, इतना गिर जाएगा टेम्परेचर, that will make it difficult to live on planet earth, तो planet earth पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। The poet has compared fire and ice with self-destructing emotions of human beings that overpower human mind and finally lead to destruction. हमारा जो लालच, नफरत, जो हमारा एक काइंड ना होना, राइट, डिफिकल्ट होना, इंसेंसिटिव होना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है। हम अपना पीस खत्म कर देते हैं, हमारी शांति खत्म हो जाती है, इससे क्या होगा, वर्ल्ड एंड हो जाएगा। द पोइट सेज फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर ऑफ द डिजायर्स ही वुड फेवर द पीपल हु से दैट फायर विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। तो फायर और डिजायर को उन्होंने कंपेयर किया है। क्यों बोलते हैं ऐसा वो? As people desire for a lot of things and later have no control over their desires, which lead to destruction of their peace of mind and ultimately everything. डिज़ायर बढ़ते जाते इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इतना ओवर पार कर लेती माइंड को कि फिर हम पीसफुल रह ही नहीं सकते। तो हो गया ना डिज़ायर भी और रीजन। But then the poet says that if the world was supposed to perish twice, अगर 2 बार खत्म होता वर्ल्ड, then ice which is compared with hatred, तो जो हेट है, जो नफरत है, इट इज ऑल्सो इक्वली स्ट्रॉन्ग टू लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना डिजायर है टू एंड दिस वर्ल्ड। Hatred makes the person insensitive and indifferent towards the feelings of others, thus leads to destruction of mankind and ultimately everything. तो अगर hatred होता है तो हम किसी का सोच ही नहीं सकते, हमें किसी की परेशानी दिखती नहीं, हमें सब गलत दिखते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, काइंडनेस होगी ही नहीं, सब एक दूसरे को मार देंगे, नफरत करेंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली सब खत्म हो जाएगा। डन? ऑलराइट। Thus, according to the poet, both fire and ice, that is, desires and hatred, are growing with such a rapid speed that the world would soon end either way in fire or ice. तो poet का यही कहना है, या तो fire या ice, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है for the world to end, because desires, hatred, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस हैं। तो वी शुड ट्राई टू, इधर हमें उनको लाना ही नहीं चाहिए अपने अंदर, और अगर ले भी आए तो उसको कोशिश करो कंट्रोल करने की, ताकि वो खत्म ना कर दे सब कुछ। डन? ऑल राइट।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फायर और आइस किसने लिखा है? बड़ा आसान, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब जो लाइंस दी है उस पर बेस्ड होगी राइम स्कीम, रट के मत जाना। सो फायर ए, आइस बी, डिजायर फायर ए, देन अगेन फायर। तो ए बी ए है, ठीक है। सो ए बी ए आपको कहाँ दिख रहा है? थर्ड में। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज सीन इन द फॉलोइंग लाइंस। अब कौन सी पोएटिक डिवाइस जो इन लाइंस में है? पोएटिक डिवाइस कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, इस पे ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो, लिंक रख दूंगी मैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से आप एक्सप्लेनेशन देख लेना। बट अभी के लिए इन लाइंस पे देखें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे सम से रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक लाइन में नहीं हो रहा है, एक लाइन और नेक्स्ट लाइन, यानी सेम जो ग्रुप ऑफ लाइंस हैं उसमें, स्टैंजा में। सो इसे कहते हैं एनाफोरा, ठीक है। सो ऑनोमेटोपिया यानी कोई साउंड वर्ड नहीं है, एनाफोरा यस दिस इज द राइट आंसर। सिमिली यानी कंपैरिजन, मेटाफोर यानी कंपैरिजन, दोनों में डिफरेंस, यू कैन वॉच द वीडियो, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? एनाफोरा, यानी कि यहाँ पर सम से रिपीट हो रहा है इनटू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस। क्लियर? ऑलराइट। फायर इज द सिंबल ऑफ, फायर के लिए बहुत सारे सिंबल है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो बहुत घुमा फिरा के दिया है, तो आप टोटली उसको कट कर सकते हो, ठीक है। यू शुड नॉट रीड दैट बिकॉज वो गलत है जितना भी बोल लो। तो फिर भी हम थोड़ा सा मैनेज करके उसको पढ़ रहे थे कि शायद इस तरीके से सोचा हो जो भी एग्जामिनर है, बट आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। सो फायर जो है वो लालच, डिजायर्स वही होता है लालच, और गुस्सा, गुस्सा क्या होता है? फायर ही हुई, राइट। तो फ्यूरी, सारी ही चीजें क्या हैं? ये फायर को दर्शाती हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इफ द वर्ल्ड विल एंड जस्ट वंस, एक ही बार अगर एंड होता, देन व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ इट्स एंड। अगर दो बार होता तो आइस भी है इतना स्ट्रॉन्ग इनफ, बट वो सबसे पहले किसको सपोर्ट करते हैं? फायर को। तो अगर सिर्फ एक बार एंड होता तो उनके हिसाब से फायर क्या है करेक्ट आंसर। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज पेरिश डज नॉट मीन सेम एज, पेरिश मतलब खत्म, ठीक है ना, एंड। सो एंड, ग्रो, वैनिश, डिस्ट्रक्शन, क्या दिया हुआ है? डज नॉट। तो ग्रो दिख ही रहा है सीधे सीधे, बाकी वर्ड्स क्या है? बाकी खत्म होने की बात करें, एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? सो ग्रो इज द ऑपोजिट ऑफ इट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब लाइंस चेंज हो गई हैं, तो अब हम राइम स्कीम लिखते हैं। ट्वाइस ए, हेट बी, ट्वाइस आइस ए, ग्रेट हेट बी, सफाइस आइस ए। इजी। सो ए बी ए कहाँ गया भाई? ए बी ए, इट्स सेकेंड वन। डन? अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, सब एक जैसे दिखते हैं, ए बी ए। सो इट इज, अच्छा ये सेम हो गया, इसको चलो ऐसे कर देते हैं। सो इट वुड बी लाइक ए बी ए इज द सेकेंड वन, द राइट ऑप्शन। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज इफ द वर्ल्ड इज टू पेरिश ट्वाइस, व्हाट अकॉर्डिंग टू पोएट कैन बी द रीजंस? आइस एंड फायर बोथ। अगर दो बार होता तो सिर्फ आइस नहीं बोला है, फिर दोनों हो सकता है। सो फायर, आइस बोथ, नन, इट वुड बी बोथ। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज आइज इज अ सिंबल ऑफ, आइज मतलब नफरत, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, हेटरेट, ठीक है। सो हेटरेट, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, सभी सब क्या है? ये आइज का मतलब, यानी जमा देते हैं आपको, आपकी सोच को बंद कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट आइज के सिंबल्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज द पोएम इज अ, अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। द पोएम इज अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट वर्ल्ड मे एंड मे नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। वार्निंग दैट डिजायर्स एंड हेटरेट कैन एंड द वर्ल्ड, यस वार्निंग है ये। साइंटिफिक थ्योरी दैट ओनली वोल्केनो विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, बिल्कुल भी नहीं। साइंटिफिक थ्योरी दैट ओनली लो टेम्परेचर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड वाला सही है, ये पोएट की वार्निंग है कि भैया डिजायर्स और हेटरेट को कंट्रोल कर लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा वर्ल्ड। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज होल्ड विथ, होल्ड विथ का मतलब क्या होता है? होल्ड विथ का मतलब होता है डिटेन, फेल टू अकर, वेट, अप्रूव ऑफ समथिंग, अप्रूव ऑफ समथिंग, ठीक है। बाकी आपको दिख जाएंगे होल्ड ऑफ, होल्ड ऑन, इन सब के मतलब हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? अप्रूव ऑफ समथिंग, सपोर्ट करना, उसे कहते हैं होल्ड विथ। क्लियर? सो इट इज अप्रूव ऑफ समथिंग। इसी पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, दैट यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज हाउ आइस एंड फायर आर सेम, सेम की बात हुई है। बोथ कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यस। बोथ आर पर्सोनिफाइड, बिल्कुल। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, एक इंसान के इमोशंस हैं, और वो फायर और आइस को दे दिए हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, तो ये भी सही है। बोथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बींग्स इफ दे वांट, यस बोथ कैन बी कंट्रोल्ड, राइट। हम अपना गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने डिजायर्स को, अपने हेटरेट को खत्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ये। सो ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव क्या है? राइट ऑप्शन। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज इट
stands for in the line but if it had to perish twice. It का मतलब क्या है? World. जब समझा रही थी अभी बताया था. So world कहीं दिया है? Yes. So world is the answer. Done? All right. Next question is which of the following is true? क्या सही है? Fire stands for desire. सही है. Hatred. यही गलत हो गया. Hatred ice के लिए है. I stands for coldness, hatred and fury. Fury गलत है. ये desire है. ये क्रोध है, गुस्सा है, जो कि क्या है? Fire. Fire stands for hate, फिर गलत, तो ultimately last सही होगा. Ice stands for hatred and indifference, coldness, everything. So D is the right option. Done? All right. Next is which quote supports the poem Fire and Ice? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करो. सो फायर एंड आइस पे क्या बहुत अच्छे से फिट बैठता है? ग्रीड यानी लालच इज सो डिस्ट्रक्टिव इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. बिल्कुल, लालच करोगे सब खत्म हो जाएगा. बिल्कुल सही है. काइंडनेस इज हेल्पिंग द वर्ल्ड वन पर्सन एट अ टाइम. काइंडनेस वो होती है कि आपको सबको मदद करनी चाहिए एक बार एक पर्सन को. काइंडनेस शायद रिलेटेड ही नहीं है तो उसको थोड़ा अलग रखो. हेट इट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड बट हैज नॉट सॉल्व वन येट. अगर नफरत करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी बट कभी कुछ सॉल्व नहीं होगा. यस, तो ए और सी यानी फर्स्ट और थर्ड क्या आपके राइट आंसर. सो यस, बोथ 1 and 3 आर द करेक्ट वंस. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज डिजायर्स कैन एंड द वर्ल्ड एज. क्यों डिजायर वर्ल्ड एंड कर सकते हैं? इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज. बिल्कुल भी नहीं. इट लीड्स टू रिग्रेट. डिजायर करोगे तो रिग्रेट करोगे. ये एंड होगा? नहीं, इसकी वजह से एंड थोड़ी होगा. इट ओवरपावर्स आवर माइंड एंड अल्टीमेटली लीड्स टू एंड ऑफ एवरीथिंग. यस, ये हमारे माइंड के ऊपर चढ़े आता है, मतलब ओवर रूल करने लगता है. हम कुछ नहीं दिखता, फिर सिर्फ लालच दिखती है और फाइनली क्या होता है? पीस खत्म, हम खत्म, वर्ल्ड खत्म. डन? सो थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आइस कैन एंड द वर्ल्ड एज. अब आइस क्यों एंड कर सकता है? हेट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पीपल. है कुछ भी. हेट्रेड हेल्प्स टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल. लोगों से दूर रहोगे तो अच्छा होगा. बिल्कुल भी नहीं. हेट्रेड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग. यस, अभी तो पढ़ा. हेट creates problems but has never solved anyone. ठीक है, so इसीलिए थर्ड क्या है आपका राइट ऑप्शन. फोर्थ ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल भी नहीं. सो थर्ड इज द करेक्ट वन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द राइट मीनिंग ऑफ सफाइस. सफाइस मतलब इक्वली वेल, इट विल डू. ठीक है, सो सर्व, डू, बी इनफ, सब सही है. सो आइस विल ऑल्सो डू यानी आइस विल ऑल्सो बी द रीजन, कैन ऑल्सो बी द रीजन. आइस कैन ऑल्सो सर्व फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आइस कैन ऑल्सो बी इनफ. यस, सभी सही है. तो अगर आपको मीनिंग समझना है क्या करो, उस जगह पर रख दो एंड यू कैन सी द मीनिंग. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज personification is used in the poem with the help of words. personification मतलब पर्सन की क्वालिटीज किसी इनएनिमेट को दे देना. तो फायर और आइस को क्या दिए? हमारी क्वालिटीज. क्वालिटीज क्या बोले? नेगेटिव चीज ही दी है. ठीक है, सो फायर एंड आइस आर यूज्ड एज पर्सोनिफिकेशन. सो फायर, आइस, पेरिश बोथ. सो बोथ आइस एंड फायर. डन? तो अगर क्लियर करना है तो बोथ 1 and 2 कर सकते हैं. दैट वुड बी मोर क्लियर. सो बोथ 1 and 2. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इंटेंस इफेक्ट्स कैन फायर एंड आइस हैव ऑन ह्यूमन काइंड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फायर और आइस की वजह से कितने खतरनाक, प्रोफाउंड, इंटेंस इफेक्ट्स पड़ सकते हैं. इट ओवरपावर्स द माइंड ऑफ द पर्सन एंड लीड्स टू सैडनेस एंड डिस्ट्रक्शन. बिल्कुल, माइंड ही खत्म कर देता है और इसकी वजह से दुखी होते हैं हम और सब खत्म हो जाता है. पीपल स्टार्ट हेटिंग एवरीवन अराउंड देम एंड दस फील नेगेटिव विच लीड्स टू लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड. अगर आप सबसे नफरत करते रहोगे आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आएंगी और इसकी वजह से आपका मेंटल पीस खत्म. सो यस, desires of a person leads to greed and then he never feels content with what he has and thus destroy their peace of mind. जितना लालच करते हो उतनी ही आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं कि हमें और चाहिए, कभी सेटिस्फाई होते नहीं हो, फिर आप पीसफुल नहीं फील करते, पीसफुल फील नहीं करते तो ऑब्वियसली सब कुछ आपके लिए खत्म है. सो डी थर्ड जो है वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है फायर और आइस को. सो ऑल ऑफ द अबव आर द इंटेंस इफेक्ट्स फायर एंड आइस कैन हैव ऑन ह्यूमन माइंड. तो कभी शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो इसमें से कोई ऑप्शन ले सकते हो. डन? ऑल राइट. So with this we have finally completed the chapter 1 पूरी तरीके से समरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आई होप आपको समझ आ गया है कि एमसीक्यूज की तैयारी बेसिक से लेके हाई लेवल तक करते रहो ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू आर क्लियर विद इट. बस ये है, आपको मेन पॉइंट्स पता होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है एंड देन आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. चलो इसके पहले कि हम वीडियो एंड करें आपके लिए एक और चीज़ है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड एनी वीडियो ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, आप यूट्यूब पे जाते हो इजीली आपको वीडियोस मिल जाते हैं. बट देयर इज़ वन मोर ईजीएस्ट वे. सबसे बेस्ट तरीका है वेबसाइट विजिट करो क्योंकि सब कुछ आपको इतना प्रॉपर अरेंजमेंट में मिलता है, ऑर्डर में मिलता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आप टू जस्ट क्लिक और वीडियो प्ले होने लगेगा. व्हाट यू हैव टू डू इज गूगल पे जाओ, टाइप करो magnetbrains.com, वेबसाइट ओपन करो,
जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपके सामने आ जाएंगी सारी क्लासेस। यू कैन सी कि आपके पास क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको जो भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक करो। फॉर एन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का इंग्लिश, क्या करोगे, सबसे पहले क्लिक करोगे क्लास 10th पे। जैसे ही क्लास 10th पे क्लिक करोगे आपको करना है इंग्लिश पे क्लिक। सो आप करोगे जैसे ही इंग्लिश पे क्लिक, आपके सामने आ जाएंगे सारे सेक्शंस। बिकॉज आपको पता है हमने ग्रामर पढ़ा है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, हमारी लिटरेचर की दोनों बुक्स। सपोज आपको पढ़ना है भैया लेटर टू गॉड का एक्सप्लेनेशन, जो अगर आपको नहीं समझ आई है समरी, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से लेटर टू गॉड का एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करो हमारी बुक, उसमें आ जाएंगे सारे चैप्टर्स, क्लिक करो लेटर टू गॉड पे और फिर आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन प्ले होना बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी। आप जो है यहाँ से फिर अपने नोट्स बना सकते हो एंड यू हैव द एक्सप्लेनेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब सपोज आपको और कुछ पढ़ना है, क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक करो, अगेन इंग्लिश का कोई टॉपिक चूज कर सकते हो, बैक करो तो क्लास चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। सो दिस इज द इजिएस्ट वे। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the summary and the important MCQs of the chapter 1, that is letter to God, with the poems Dust of Snow and Fire and Ice. I hope आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड सपोज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, so what you have to do is आपको करना है इस वीडियो को लाइक, एंड ऑल्सो इफ यू फील कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था और कोई भी है जिसकी मदद हो जाएगी, आपका कोई भाई बहन है जिसके लिए जूनियर सेक्शन के लिए मदद हो जाएगी, कोई सीनियर है जिसको आप चाहते हैं कि 11th-12th के वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल हो, what you have to do is आपको करना है शेयर दिस वीडियो और अबाउट द चैनल विद देम। ऑल्सो अगर आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, आपको जानना है कि क्या अपडेट्स हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना है वीडियोस कौन से आ रहे हैं, देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। सो यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। नाउ लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।